एटीएल ठीक से देखो, हो सकता है फिब्रिलेशन हो। फ्लटर है, ऑप्शन पुट करता हूं, आइडेंटिफाई द ईसीजी गिवन बिलो। एटीएल फ्लटर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एटीएल हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था या पी वेव देखा, नॉट एब्सॉर्बल, फिर हमने देखा पी आर नॉट और स्वाटूथ, और यहां पर आपको स्वाटूथ शेप दिख रहा है। बहुत बढ़िया, चलो एक और एमसीक्यू पूछता हूं आपसे, और ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछता हूं। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था उस दिन। बैठ 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 बैठ। The nurse is carrying for the client the ATL flutter. In addition to an antidysarrhythmic, what medication does the nurse plan to administer? एमसीक्यू समझ में आया? नहीं आया? एक पेशेंट है जिसको ATL फ्लटर है, उसका केयर करे डियर नर्स, और उस पेशेंट को एंटीडिसरेप्टिक ड्रग भी चल रही है। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर? इसके अलावा और कौन सी ड्रग डियर नर्स प्लान करेगी उस पेशेंट को देने के लिए? ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन सल्फेट, डोबुटामाइन, मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ बेटा, एबीसीडी। ओके, बी लगा ना सबको? सच सच बताओ, हेपेरिन क्या देंगे? क्योंकि क्या हो सकता है पेशेंट को? सीवीए क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, एक और ट्राई करता हूं। A shortened PR interval, swelling called the delta wave of the initial QRS complex and prolonged QRS duration are characteristic of myocardial ischemia, ATL tachycardia, left bundle branch block. अब बोलो D, that is wall Parkinson White. Okay, बाकी मैंने पेपर बना दिया, आपको उसमें डाल दिया है ना। कल क्लास नहीं थी मेरी, तो आई देयर आई मेकिंग योर पेपर। श्रीराम सर के क्वेश्चंस आएंगे, कल संडे है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे को पेपर रहेगा, ठीक है। हाँ, मॉडल अभी नहीं, ट्यूसडे को पेपर रहेगा, और एमसीक्यू तो बहुत सारे बन रहे हैं। फिलहाल प्लान है 100 एमसीक्यू का, और मन नहीं माना तो 200 भी दूंगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट कवर हो गया ना, तो क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। जब पेपर बना है तो मन नहीं करता इसको छोड़े, तो कोशिश करूंगा 100 तक, लास्ट में मन नहीं माना तो 200 भी दे सकता हूं, ठीक है। यू विल बी प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं आज? एटीएल फिब्रिलेशन। एटीएल फ्लटर की हार्ट रेट कितना था बच्चों? 250 से 350 बीट्स पर मिनट। ओके फाइन। फ्लटर का थोड़ा सीवियर फॉर्म कह सकते हैं एटीएल फिब्रिलेशन। यहां में एक इमेज दिया, पहले आप समझिएगा। पहले वाली इमेज में लिखा नॉर्मल, आप देख पा रहे होंगे ऐसे नोड है, दोनों एटीएम है, दोनों वेंट्रिकल है, ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट कर रहा है, एबी नोड इंपल्स को कलेक्ट कर रहा है, बंडल ऑफ इसको दे रहा है, और बंडल ऑफ इसको दे रहा है फुल्कन जी। तो पहले वाला जो इमेज है वो नॉर्मल है, इसका मतलब इसके द्वारा जो ईसीजी ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा? नॉर्मल है। सेकंड आप इमेज में जाओगे तो क्या लिखा? एटीएल फिब्रिलेशन। सेकंड इमेज में जाते ही आपको पता चला होगा कि एटीएम के अंदर ये जो रेड वाले दिख रहे हैं एरोस, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब एटीएम कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो रहा है बिकॉज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंपल्स। और जहां यहां पर इंपल्स बढ़ रहे हैं, तो वेंट्रिकल की तरफ आने वाला इंपल्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेंट्रिकल की तरफ आने वाला इंपल्स भी क्या हो रहा है? बट जितने इंपल्स एटीएम में जनरेट हो रहे हैं, उतना वेंट्रिकल को ट्रांसफर, बिकॉज ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करता है, एवी नोड फर्दर भेजता है, बंडल ऑफ इस फर्दर कैरी करता है, और लास्ट में फुल्कन जी फाइबर। अब यहाँ पर एटीएम का जो इंपल्स जनरेशन है वो एक्सेस दिख रहा है, पूरा वेंट्रिकल को ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट वेंट्रिकल के भी इंपल्स बढ़ रहे हैं। बट इन दोनों इमेज को देखोगे तो एटीएम पूरा क्या दिखा? डिसऑर्गेनाइज। मैंने मेंशन किया है टोटल डिसऑर्गेनाइज होता है एटीएल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब एटीएल एक्टिविटी जब टोटल डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, एटीएम डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू कांटेक्ट और रिलैक्स, तो एटीएम का प्रॉपर डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो पी वेव नहीं बनेगा। पी वेव, भाई पी वेव का मीनिंग क्या था? एटीएल डीपोलराइजेशन, एटीएल द ड्यूरेशन 0.12 सेकंड, 0.12 सेकंड। कब? जब एटीएल नॉर्मली फंक्शन करता है। अब यहां पर एटीएम टोटल डिसऑर्गेनाइज हो चुका है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंपल्स, तो पी वेव डज नॉट मेकिंग, इट मींस एटीएल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होगा। पी वेव क्या होगा? फ्लटर पड़ा, वहां नॉट प्रॉपर नहीं था। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी आपको पता नहीं चल रहा कौन सा पी वेव है। अगेन यू कैन सी रेट इज एक्सीड 350 to 600 beats per minute, ventricular rate more than 100 per minute at the risk to low cardiac output, p wave absent और QRS। आप दोनों का मीनिंग समझिए। पी वेव एब्सेंट क्यों हुआ? क्योंकि एटीएल डिसऑर्गेनाइज हो गया, और एटीएम के पास उतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर पी वेव को बनाए, बिकॉज एक्सेसिव इंपल्स की वजह से। वेंट्रिकल के पास क्या हुआ? जो नॉर्मली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, उससे इंपल्स ट्रांसमिशन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ गया, तो वेंट्रिकुलर रेट कितना हो गया? 100 से ज्यादा। वेंट्रिकुलर रेट कितना हो गया? जब वेंट्रिकुलर रेट बढ़ा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है। क्यूआरएस क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर, जब क्यूआरएस को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, तो क्यूआरएस क्या हो गया? आप इस इमेज में देखेंगे, मैं दो इमेज आपके सामने पुट किया है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये पी वेव है, और यहाँ पर पी वेव नहीं बन रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप होगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? नैरो हो गया। क्या हो गया? और क्यूआरएस नॉर्मली कितना था? 0.04 से 0.1 सेकंड, याद है?
1 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस, 1 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। तो जब क्यूआरएस नैरो हुआ और पी वेव आपका एब्सेंट हुआ, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम जाते हैं तो पेशेंट को कंडीशन क्या कहलाता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल एग्जाम में एक तो एमसीक्यू ये पूछते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट कितना होता है? 352, और 250 टू 350 को क्या कहते हैं? फ्लटर। क्या कहते हैं? फ्लटर। पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन एट इंक्रीज द रिस्क ऑफ, फ्लटर में भी था, मैं फ्लटर में भी बताया था, और फिब्रिलेशन में भी। प्लीज राइट डाउन फास्ट। नीचे एडिशनल पॉइंट ऐड करना बच्चों। मोस्ट कॉमन थॉमस फॉर्मेशन टू लेफ्ट एट्रियम। हार्ट में कौन से चैम्बर में थॉमस का फॉर्मेशन जो है कॉमनली होता है? तो आपको लेफ्ट एट्रियम लिखना, जहां से पल्मोनरी वेन्स ब्लड आता है। मोस्ट कॉमन थॉमस फॉर्मेशन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। बच्चे सभी ने, ओके आई विल शो यू पिक्चर की। बड़ा ग्राफ एग्जाम में आता है तो कैसे आता है और क्लियर आप देख पाओगे। लास्ट वाले बच्चों ने लिख लिया? ओके सर, नहीं, हाँ लिख लीजिएगा। ओके आई विल शो यू पिक्चर। ये इमेज एग्जाम में देखने को मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे पी वेव आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आप देख पा रहे होंगे नैरो है। ऑलमोस्ट वन बॉक्स दिखा होगा आपको, वन स्मॉल बॉक्स दिखा होगा, दैट इज अ वन बॉक्स। वन बॉक्स, वन बॉक्स का 0.04 सेकंड। एटीएम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो एटीएल रेट तो बढ़ी, इंपल्स आगे ट्रांसफर होने लगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो वेंट्रिकल के पास प्रॉपर डीपोलराइज होने का टाइम नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो हो गया, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा, पी ऑप्शन होगा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखते ही मिले तो पेशेंट सफर विद एटीएल फिब्रिलेशन। एटीएल और पेशेंट का हार्ट रेट 350 से फाइंड आउट कर लोगे। ओके, अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज में कोई बड़ी ट्रिक्स नहीं है, बट इनिशियली हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके अलावा एंटीकोगुलेंट, जैसे मैंने आपको आज एक एमसीक्यू पूछा था हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट देते हैं एज प्रिस्क्राइब बिकॉज़ पेशेंट रिस्क टू डेवलप एम्बोलाई। एम्बोलाई दैट इज अ ब्लड क्लॉट। राइट इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टू ट्रीट पेशेंट्स सफर विद एटीएल फिब्रिलेशन, बीटा एडिनर्जिक इनहिबिटिंग एजेंट लाइक एटिनोल और मेटाप्रोलोल। सिंपली हम कह सकते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर is also known as beta adrenergic blocker। अब ये ड्रग कैसे काम करेगी? पेशेंट को एटीएल फिब्रिलेशन है, वर्क बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ द हार्मोन एपिनेफ्रिन। आप सबको पता है एपिनेफ्रिन का काम है इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है, दोनों का काम है हार्ट रेट को बढ़ाना, है ना? तो यदि हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे तो एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन के फंक्शनिंग कैपेसिटी को ब्लॉक करेगा, और जब फंक्शनिंग कैपेसिटी को ब्लॉक करेगा देन कैन कॉज योर हार्ट टू बीट मोर स्लोली विद लेस फोर्स। कंडीशन क्या था? हार्ट बीट मोर क्विकली एंड मोर फोर्सफुली। देन जब पेशेंट को बीटा ब्लॉक कर देंगे तो ये ड्रग जाकर के एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन में स्पेशली एड्रेनालिन का इफेक्ट कम करेगा, और साथ में एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन का काम है इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रोकेंगे तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्लो होगा, और स्लो होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, और पेशेंट कम्स डाउन टू द नॉर्मल हार्ट रेट। प्लीज राइट डाउन।
देखा सभी ने? नाउ नेक्स्ट वीटी, और ये नॉर्थ का बहुत ज्यादा पसंदीदा एमसीक्यू है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब भी हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ेंगे, वीटी और वीएफ, इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन, जब भी वीटी और वीएफ का बात करेंगे, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन दोनों डिसअर्थमिया को ट्रीट करने के लिए डिफेब करना पड़ेगा। मैं आपको डिफिब्रिलेशन भी पढ़ाऊंगा, तो ये इसका मेन ट्रीट ऑफ चॉइस है। जैसे आपको मैंने कहा था ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन सल्फेस, टैकीकार्डिया में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का था, डिजीज को ट्रीट करना है। कभी कोई पूछ ले कौन सा ड्रग देते हैं, तो आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हो टैकीकार्डिया में। किसमें? यदि कभी पूछ ले कि पेशेंट को टैकीकार्डिया या साइनस टैकीकार्डिया, तो कौन सा ड्रग देना चाहिए, तो बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं होता है, तो लिडोकैन दे सकते हो, लिडोकैन दे सकते हो, है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट मेनली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें, a condition in which lower chamber of the heart beat very quickly, suppose atrial flutter, atrial fibrillation, ये दोनों कंडीशन एट्रियम का था। किसका था? एट्रियम का। फ्लटर में एट्रियम फास्ट कांटेक्ट हो रहा था, तो अपने पास हार्ट बीट मिल रही थी 250 से 350। एट्रियल फ्लटर और फास्ट हो गया तो 350 से 600। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आई विल शो यू, ड्यू टू प्रॉब्लम विद द हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, स्पेशली हार्ट अटैक की वजह से, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से, हाइपरटोपिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डाइटिस। देखिए, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है? योर हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी ऑर्गन। आपका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना आपके बॉडी ऑर्गन को जरूरत है। तो हार्ट क्या करेगा? डिमांड को फुलफिल करने के लिए वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। एक वर्ड का हाइपरट्रॉपिक और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी जो है कार्डियक मसल डिसऑर्डर। क्या है? कार्डियक मसल, मसल डिसऑर्डर। कार्डियक मसल क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है। स्टिफनेस ऑफ द कार्डियक मसल कैन कॉज कार्डियोमायोपैथी। और कार्डियोमायोपैथी के दो एग्जांपल है, एक का नाम लिखा हाइपरट्रॉपिक, एक लिखा है डायलेटेड। डायलेटेड जो है बाय बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय प्रेजेंट होता है। और हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी जो है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम इन्वॉल्व होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम इन्वॉल्व होता है। मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। तो ये कार्डियक डिसऑर्डर आपके वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज करने का पर्पस क्या है? टू फुलफिल योर डिमांड। जैसे ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, और हार्ट के चार चैम्बर हमने पढ़ा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसको देता है? आयोटा। किसको देता है? और आयोटा किसको देगा? बॉडी ऑर्गन। किसको देगा? बॉडी ऑर्गन। अब नॉर्मली द लेफ्ट वेंट्रिकल अनेबल टू डिलीवर ब्लड, जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है, उसी को तो हम कहते हैं हार्ट फेलियर। क्या कहते हैं? तो जब भी आपकी बॉडी में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट क्या करता है? ट्राई करता है आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ट्राई करने के लिए हार्ट का क्या बढ़ेगा? कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ेगा, जिसमें ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर काम करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ रहा है। और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया लगभग 140 टू 180 इंपल्स, दैट कंडीशन वी कैन से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब इस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाले पेशेंट को हम देखेंगे, एग्जैक्टली एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, मैंने मेंशन किया है एब्सेंस ऑफ पी वेव, एब्सेंस ऑफ पी वेव। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यदि होना है तो डेफिनेटली बच्चों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अभी मैंने आपको डिजीज बताई थी एट्रियल फिब्रिलेशन, और एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने कहा था कि एट्रियम 350 बार से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल 100 टाइम्स। वेंट्रिकल कितना है? अब यहाँ पर एट्रियम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ कितना था? 140 से 180, 140 से। तो जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी पी वेव, पी वेव नहीं बनेगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, तो क्यूआरएस को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। तो यहाँ पर क्यूआरएस क्या हो जाएगा? वाइड। क्यूआरएस क्या हो जाएगा? इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पी वेव का तो पता नहीं, बट क्यूआरएस क्या हो रखा है? यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी देख पा रहे हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर दैट इज अ वाइड क्यूआरएस मोर देन 0.12 सेकंड। और नॉर्मली क्यूआरएस क्या था बच्चों? 0.04 से। याद है? ये इमेज बहुत बार पूछा हुआ है, दोनों को डिफरेंस करने का एक तरीका। वीएफ का पूछे, सॉरी एट्रियल फिब्रिलेशन का पूछे, क्यूआरएस, पीवी ऑप्शन। यहाँ पर क्यूआरएस लिखिए बच्चों। हाँ हाँ, जी जी जी, देखिए। अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने ज्वाइन किया, थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में, थोड़ा बेसिक इसी जिसने नहीं पढ़ा है, बट आप एक दूसरे क्लासमेट्स के नोट्स लेके और कोशिश करिएगा, डिफिकल्टी आए तो पूछिएगा। लिखा सभी बच्चों ने? एग्जाम में कभी ऑनलाइन एमसीक्यू ना हार्ट रेट जरूर पूछते हैं, फ्लटर, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। फंडामेंटल पल्स, पल्स पढ़ लिया? गुड। आगे चले बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर लिखिए और इस इमेज को अपने ब्रेन में स्कैन कर लीजिएगा।
दोबारा एग्जाम में जब भी पूछे तो सही लिखे आओ। ओके फाइन, हाउ टू ट्रीट। अभी आपने एटीएल फिब्रिलेशन पढ़ा, वहां पर बीटा ब्लॉकर और बीटा एडिनोसिन ब्लॉकर देखा, एटिनोल और प्रोपेनोल ड्रग्स। वही मैंने आपको एटीएल फैक्टर पढ़ाया, तो वहां पर एक एंटी डिसरप्टिव ड्रग पढ़ा आपने, अमायोड्रोन। क्या पढ़ा? वही आपको मैंने ब्रेडिकार्डिया में बताया था, एट्रोपिन सल्फेट। यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो ड्रग में हम नॉर्मली जो यूज करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में, अगेन एंटी डिसरप्टिव, और यहां पर भी कौन सा ड्रग यूज करते हैं? अमायोड्रोन, क्लास थर्ड एंटी डिसरप्टिव ड्रग्स। अमायोड्रोन का भी काम है प्राइमरली टू ब्लॉकिंग द पोटेशियम रेक्टिफायर करंट दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द रीपोलराइजेशन। पहले इसको मेंशन कर लीजिएगा। इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कह सकते, बट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं इनिशियली। बट ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम लोग यूज करते हैं लिग्नोकिन। 3 साल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट सफर द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लिग्नोकिन दैट इज एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी काम करता है और एंटी डिसरप्टिव ड्रग के रूप में भी काम करती है। एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी ड्रग यूज करते हैं और एंटी डिसरप्टिव ड्रग के रूप में भी काम करती है। यदि किसी पेशेंट को आपने लिग्नोकिन लगाया तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी ड्रग है तो फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कर सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है, और ट्रमर, पुअर कोऑर्डिनेशन, एब्नॉर्मल गेट और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सॉरी हाइपोथायरॉइडिज्म। तो व्हाट इज द इंपल्स पर मिनट इन अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया? 140 से 180। ये कई बुक में अलग अलग मिलेगा, आपको ध्यान रखना, आपको याद रखना है 140 से 180। कुछ लोकल गाइड्स आप लोग फॉलो करते होंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, तो कई सारे डाटा जो वेरी करते हैं, तो उन डाटा को प्रॉपर कैरी करना, रटना मत उनको। क्योंकि अपने का सलाहकार बहुत है, ये बुक ले आओ, वो बुक पढ़ लो, उस बुक से एमसीक्यू आते हैं, है ना? तो हर बच्चे के पास 5 से 7 बुक्स होती है, चाहे वो पढ़ो मत भले ही, रूम में रखी होती है ना? साइकोलॉजिकली लगता है हाँ ये मेरे पास भी है, दूसरे को पता चलेगा सच में कौन कितना पढ़ता है। मैं उसी को ब्रिलियंट मानता हूं जो अच्छे नंबर लाता है ना? ओके, एमसीक्यू पूछता हूं आपसे। आंसर बोलना नहीं है, समझ में आए तो वेट करना। ये अभी तक जितने मैंने डिस्कस में आपको बताया उन्हीं में से कोई एक होगा। नर्स इज वाचिंग कार्डिक मॉनिटर, पेशेंट है और पेशेंट कहां पर है? कार्डिक मॉनिटर पे। बेड के साइड में मॉनिटर लगा होता है, एंड नोटिस दैट द रिदम सडनली चेंज। आपने देखा रिदम एकदम बदला, देयर इज नो पीरियड, दिखना बंद हो गया। क्यूआरएस को देखा, क्यूआरएस वाइड हो गया। वेंट्रिकुलर रेट को देखा, रेगुलर था बट मोर देन 100 था, मोर देन। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसअरिथमिया? साइनस, टैकीकार्डिया, साइनस। ओके चलते आगे चलते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर दैट इज अ, अब एमसीक्यू, हाँ सीसी। अब क्वेश्चन को इन्होंने कितना घुमा के पूछा है, बट कैरेक्टर 6 है में। इन्होंने कहा कि डियर नर्स वॉच कर रही थी कार्डिक मॉनिटर, उसने नोटिस किया रिदम सडनली चेंज हुआ, पी वेव एब्सेंट हो गई, क्यूआरएस वाइड हो गया, वेंट्रिकुलर रेट बढ़ गया। ये तो हमने पढ़ा। और ये आता है 4 से 5 लाइन का एमसीक्यू, जो हर बच्चे को आंसर पता होता है। और हम कहां फंसते? सिंगल लाइन में, है ना? ऐसे एमसीक्यू हम निकाल सकते हैं। ओके फाइन, सभी का सही आंसर है, दैट इज अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नाउ नेक्स्ट, पीएसवीटी, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये थोड़ा ट्रिकी है बट आ जाएगा समझ में। फ्लटर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पता लगा सकते हो। फ्लटर आते ही शॉर्ट शेप को ढूंढना, एट्रियल फिब्रिलेशन आते ही नैरो क्यूएस, पी तो दोनों ऑप्शन है, नैरो क्यूएस, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आते ही वाइड क्यूएस। प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जहां हार्ट रेट 150 से 250 के बीच में दिखता है, स्पेशली इट इज अ डिसअरिथमिया ऑरिजिनेटिंग एनीवेयर
अबोव द बाइफर्केशन ऑफ बंडल ऑफ हिस, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे दिस इज योर अगेन हार्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हुआ बच्चों? हाँ, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन Purkinje फाइबर, एट्रियम इम्पल्स जनरेट हुए, ऐसे नोड ने भेजा, एवी नोड ने रिसीव किया, एवी नोड के पास किसको जाता है? बंडल ऑफ, और बंडल ऑफ हिस क्या होता है? बाइफर्केट होता है, बाइफर्केट वाला एक राइट में जाता है और एक, तो बाइफर्केशन होने से पहले एट्रियम और वेंट्रिकल के इनिशियल फेज में कहीं पर भी डिसअर्थमिया कॉज होता है, दैट कंडीशन वी कैन से सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के जस्ट अबव, सुप्रा मींस ऊपर, सुप्रा वेंट्रिकुलर, द सुपीरियर टू द वेंट्रिकल, और सुपीरियर टू द वेंट्रिकल में कौन आएगा? एट्रियम आएगा, कौन आएगा? एट्रियम। तो एट्रियम जब इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल को इंपल्स रिसीव होने से पहले कहीं पर भी डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, दैट कंडीशन वी कैन से सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हार्ट रेट का 150 से 250, कॉज क्या हो सकता है? ओवर एक्सर्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा आप एक्सर्शन कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कभी कभी हम नहीं कहते हैं पाल्पिटेशन हो रहा है आपको, जैसे कोई घर की फैमिली की फ्रेंड्स की ऐसे शॉकिंग न्यूज आ जाती है ना, तो हमें टैकीकार्डिया तो होता है, तो हम नहीं कहते यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मीनिंग होता है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, पाल्पिटेशन का मीनिंग होता है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, क्यों हो रहा है फोर्सफुल? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो उसी फेज में जब हम देखेंगे सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में, तो ओवर एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, डीप इंस्पिरेशन की वजह से, या कुछ स्टिमुलेंट लाइक कैफीन। वैसे जो लोग कॉफी पीते हैं, डू यू लाइक कॉफी? कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? बट वी हैव ओनली टी, अपने मेस में सिर्फ चाय मिलेगी। अच्छा, कोल्ड कॉफी नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, है ना, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद रहन सहन बदल जाएगा आपका, फिर मेस की चाय थोड़ी पियोगे, हैं? पियेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी मौका मिलेगा आपके साथ पीने का। नहीं तो सीधा कुछ आजकल क्या बहुत सारे नए नए कैफे और पता नहीं क्या क्या खुल गया है, और कॉफी घर में अच्छी बनती है, बट हम लोग 100 रुपए देके पीते हैं, है ना? तो हमेशा कुछ भी नहीं करना बेटा, जितना हो सके घर का खाना, मेस का खाना खाओ, ठीक है? टोबैको, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होने का रिस्क होता है, और हो सकता है कि प्रॉक्सिमा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, एक रेमेटिक हार्ट डिजीज दिखा है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज दिखा है, ये कार्डिक डिसऑर्डर है, इनकी वजह से भी पेशेंट का बाइफर्केशन बंडल ऑफ हिस को होने से पहले एट्रियम में डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, जिससे पेशेंट का हार्ट रेट कितना हो जाएगा? 150 से, इसमें और एट्रियल फिब्रिलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज होता है तो हार्ट रेट 350 चली जाती है, फ्लटर इनिशियल है 250, ये इन दोनों के आसपास का फेज है जहां पर हार्ट रेट कितना हो? 150 से 250। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट कैरी करें। ओके, आई कैन पुट ईसीजी, आप मुझे उसमें चेंजेस को बताइए, क्या चेंजेस दिखा आपको? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? पी वेव नॉट प्रॉपर, ठीक है, पी वेव नॉट प्रॉपर। अब यहाँ एक मजेदार कैरेक्टरिस्टिक है, पी आर नॉर्मल होगा, पी नॉट प्रॉपर पी आर नॉर्मल। देखिए, बिगनिंग ऑफ पी वेव और बिगनिंग ऑफ क्यू आर, इसको हम क्या कहते हैं? पी आर कहते हैं, क्या करें? पी आर। अब यहाँ पर जो पी वेव आप देख पा रहे हो, उसका बिगनिंग भी प्रॉपर है, एंडिंग भी प्रॉपर है, बट डज नॉट मेक कंप्लीट शेप। आप इस ग्राफ को देखोगे, ये बिगनिंग भी हो रहा है, एंडिंग भी हो रहा है, बट जो नॉर्मली पी वेव का शेप था वो 0.12 सेकंड में 3 स्मॉल बॉक्सेस में था। कितने स्मॉल बॉक्सेस में था? और यहाँ पर आप देखोगे बॉक्सेस वेरी कर रहा है, जहां से पी बिगनिंग हो रहा है 1 2 3 4, मतलब बॉक्सेस वेरी कर रहा है, क्योंकि पीआर तो हमें पता था, पीआर कितना था? 0.12 से लेकर 0.20, 0.12 से लेकर 0. तो पी का बिगनिंग हो रहा है प्रॉपर, एंड क्यूआरएस का बिगनिंग प्रॉपर हो रहा है, बट पी वेव जो बन रहा है डज नॉट मेक कंप्लीटली, जितना एरिया में बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पेशेंट का हार्ट रेट कितना था? 150 से 250, 150 से, बट पीआर को आप देखोगे दैट विल बी नॉर्मल, दैट विल बी। साथ में एक और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आप इसमें देखोगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट 1.5 बॉक्स आ रहा है, इवन 1 बॉक्स के आसपास आ रहा है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पी वेव आप देखोगे डज नॉट मेक प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने पी वेव नॉट प्रॉपर, बट पी वेव का बिगनिंग जो है वो होना चाहिए वहीं से हो रहा है, क्यूआर का बिगनिंग जहां से होना चाहिए वहीं से हो रहा है, तो पीआर कितना हो जाएगा? नॉर्मल, और क्यूआरएस क्या हो जाएगा? नैरो। एंड ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस पूछता, वेहिकल स्टिमुलेशन के अलावा एडिनोसिन, आई थिंक ये मेंस में कहीं आया था, ड्रग ऑफ थेरेपी फॉर द
Patient suffer with a supraventricular tachycardia. That is adenosine. Drug of choice. लिखा सभी ने? अब एक बार शॉर्टली रिवाइज करेगा. एटीएल फ्लटर में क्या ईसीजी चेंजेस था? पी क्या था वहां पर? नॉट ऑब्जर्वर. देन पीआर नॉट मेजरेबल और स्वाटूथ शेप. ओके फाइन. देन एटीएल फिब्रिलेशन में पी ऑप्शन, क्यूआरएस नैरो. वेरी गुड. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड. क्या हो जाएगा? वेरी गुड. फोटो पहचान लोगे? कैरेक्टरिस्टिक तो आपने याद कर लिया. एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे. यदि कोई एमसीक्यू पूछना पड़ा, मैं 4 ग्राफ एक साथ दूंगा, ध्यान रखना. 4 ग्राफ ए बी सी डी एक पूछूंगा. इसे ग्राफ को याद करना जरूरी है. ऑप्शन के अंदर नहीं आते एबीसीडी, वहां 4 ग्राफ मिलेगा आपको. उनमें से ढूंढना है जो पूछना चाह रहे हैं. वहां पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किसमें पी वेव नॉट मेजरेबल है, सॉरी नॉट प्रॉपर है, पी आर नॉट मेजरेबल है, किसमें पी ऑप्शन है, किसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वाइड है, किसमें नैरो है, वो वहां से आपको डिटेक्ट करना. ठीक है? और इट मे बी कमिंग इन योर ट्यूसडे. 4 ईसीजी के फोटो एक साथ, उसमें से एक राइट आंसर फाइंड आउट करना. ठीक है? कोई पढ़ेगा. द नर्स इज इवैल्यूएटिंग द टेलीमेट्री ईसीजी रिदम. यू नो टेलीमेट्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा. आपके सामने मॉनिटर नहीं है, आप मुंबई बैठे हो और मॉनिटर जैन सी में लगा हुआ है. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस मॉनिटर को वॉच कर रहे हो. कोविड में नहीं देखा टेलीमेडिसिन? टेलीमेडिसिन देखा है? पेशेंट को बोला जाता है कि बाहर बैठ जाओ, बीच में कांच होता था और फिर हम पूछते थे प्रॉब्लम क्या है, लिख के उसको देते थे. तो टेलीमेट्री ईसीजी रिदम स्लिप. हाउ शुड अ नर्स डॉक्यूमेंट डिस्टोरेटेड पी वेव कॉज एन इरेगुलर रिदम? अब यहां पर पी वेव का एक वर्ड ऐड किया मैंने, डिस्टोरेटेड. ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर, साइनस ब्रेडिकार्डिया, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. लग गए? अभी क्या पढ़ा है और पी वेव क्या लिखवाया? नॉट नॉट प्रॉपर का मतलब डिस्टॉर्ट पी वेव. दैट इज योर राइट आंसर. सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया. दैट इज योर राइट आंसर. प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर. कई बार एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक बदल देता है. आप जो वर्ड ढूंढ रहे हो वो वर्ड जैसे ना एटीएम. एटीएम का दूसरा नाम क्या है? अपेंडिक्स. दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम आप सोचे हार्ट कैंसर. हाउ मेनी ऑरिकल्स? हाउ मेनी ऑरिकल्स? तो कितने? 4 चैम्बर होते हैं, ऑरिकल 2 ही होते हैं, ध्यान रखना. हाँ. कुछ और डिस्कस मैं लास्ट में कैरी करूंगा. डिफिब्रिलेशन. कैन एनीबॉडी टेल मी लोकेशन ऑफ पेट्स? राइट साइड का कहां लगाते हैं, लेफ्ट साइड का कहां लगाते हैं? राइट साइड का कहां लगाते हैं? राइट साइड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. थर्ड. और लेफ्ट का? ओके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफिब्रिलेटर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफिब्रिलेटर? टू डिलीवर, टू डिलीवर काउंटर शॉक एंड सेटल और रीजनरेट. मैं लिखवा दूं बच्चों आपको. रीजनरेट कंडक्शन सिस्टम. कंडक्शन सिस्टम. अभी आपने वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ा. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या था? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ था. वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को सेटल डाउन करने के लिए एक बार कंडक्शन सिस्टम को स्टॉप करेगा, देन रीस्टार्ट. तो कंडक्शन सिस्टम वापस नॉर्मल स्टार्ट होता है. भाई कोई गाड़ी स्पीड से जा रही है, उसको बंद करोगे, वापस रीस्टार्ट करोगे तो 1 नंबर गियर डालना पड़ेगा, 5 नंबर 1 नंबर डालना पड़ता है. तो जब भी आपका हार्ट डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, स्पेशली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, तो उस समय काउंटर शॉक डिलीवर किया जाता है. जो कंडक्शन सिस्टम स्पीड से चल रहा है उसको स्लो करने के लिए काउंटर शॉक डिलीवर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड डिफिब्रिलेटर. क्या बोलते हैं? आप ध्यान से देखिएगा. Stopping of the fibrillation of the heart by administering a controlled electrical shock to allow restoration of the normal rhythm. जब भी आपका कंडक्शन सिस्टम हार्ट को डिसऑर्गेनाइज करेगा तो डिफिब्रिलेशन के द्वारा हम कंडक्शन सिस्टम को रीसेटल करेंगे. एक तो ये कंडीशन. या पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? डीफैब. कई बार आप मूवी में सीरियल में देखा होगा, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और सीधा क्या करते हैं? शॉक डिलीवर करते हैं. रीजनरेट योर कंडक्शन सिस्टम टू डिलीवर लोज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और काउंटर शॉक टू द हार्ट. प्लीज राइट डाउन. कूलर से पानी आ रहा है, चेंज कर लो बेटा.
बारिश तो नहीं हो रही, बहुत ज्यादा रहा है। एक कोई बॉयज आके बेटा इन्फॉर्म करो जरा, कोई भी बॉयज आ जाओ, बहुत सारे बॉयज है क्लास में, कोई भी एक बॉयज आ जाओ, इन्फॉर्म करना बेटा कुछ इश्यूज आ रहा होगा। फर्स्ट वाले डक्ट से पानी आ रहा अंदर, तो नीचे स्टाफ को इन्फॉर्म करना हाँ कि फर्स्ट वाले डक्ट पे पानी ज्यादा आ रहा है बेटा। नहीं कुछ एयर आ रहा है ना, सब सेलेक्टर हीरोज को पानी से स्नान करने को बोल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? नॉट डीफैब, इट इज मैनुअल, इट इज ऑटोमेटिक, व्हिच वन? मैं आपको सारे डीफैब के फोटो दिखाऊंगा। पेडल वाला अपने आप पेडल लग जाते हैं, लगाने पड़ते हैं। तो ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल, वेरी गुड। दैट इज अ मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है बच्चों, इमेज बेस्ड एमसीक्यू, फोटो आता है एग्जाम में। मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो एक पर्टिकुलर सेट करंट के साथ में पेडल्स की मदद से डिलीवर किया जाता है, दैट इज अ मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, केयरफुली देखना, कैसे किसी पर्सन की हार्ट रेट बिल्कुल एब्सेंट होती है और डी के बाद में कम्स बैक टू द वेव्स। भाई किसी को डेड डिक्लेयर करना है, डेड डिक्लेयर करना है, तो दैट इज अ फ्लैट ईसीजी आएगा, एब्सेंट ऑफ कैरोटिड पल्स आएगी, डायलेटेड प्यूपिल आएगा। ये तीन चीजें देखते हैं किसी को डेड डिक्लेयर करने से पहले। ईसीजी जो है ऐसा फ्लैट आ रहा है, कोई वेव नहीं बन रहा है, मतलब आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया। कैरोटिड पल्स जो है एब्सेंट आ रहा है, मतलब ब्रेन डेड हो गया, और कुछ बची कुछ उम्मीद है, वो प्यूपिल रिस्पॉन्स से पता चला जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मिल गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हम भर सकते हैं, है ना? फ्लैट ईसीजी, एब्सेंट कैरोटिड पल्स और डायलेटेड प्यूपिल, तीनों पैरामीटर को चेक करना है, पहले डेथ डिक्लेयर मत कर देना, है ना? पता चला शमशान घाट से वापस आ रहे हैं। कई बार आजकल न्यूज़पेपर में नहीं देखते हो कि उनको आखिरी इच्छा थी अपने मनपसंद जगह पे शमशान के लिए भेजना, वहां गए तो जग गए, है ना? ये जगते नहीं है। आपने, मैं एक किस्सा बताता हूं आपको। दिल्ली में आप जाओ कभी, दिल्ली में साउथ दिल्ली में जाओगे तो गाजियाबाद, उधर से कोई बच्चे हैं गाजियाबाद के? गाजियाबाद, गाजियाबाद से थोड़ा पहले विनोद नगर और मयूर विहार फेज फर्स्ट फेज टू, आई वाज वर्किंग इन मयूर विहार फेज टू, दिल्ली में मैं वहां पर काम करता था। वहां एक हॉस्पिटल था डॉक्टर वालिया का, वालिया हॉस्पिटल, इन 2005। और वहां पर जो एरिया, वहां पर काफी गुजर कास्ट के लोग रहते हैं, वो आसानी से किसी की सुनते नहीं है। एक पेशेंट आया, पेशेंट रात को एडमिट हुआ लगभग 10 बजे के आसपास, और 12 बजे पता चला उसको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट, उसको ना अनटॉलरेबल हेडेक होता है। तो उस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि भाई आप उधर नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है, तो आप वहां लेके जाओ। तो मैंने रात रात रख लो, सुबह ले जाएंगे। अब मेरी नाइट ड्यूटी थी वहां पर, आई एम द नर्सिंग स्टाफ। तो डॉक्टर कहां पे जाता है, तो ट्रामाडोल लगा देना, फलाना फलाना मेडिसिन दे देना। 12 बजे उसको ट्रामाडोल लगा दिया, पेन में रिलीफ नहीं हुआ। 2 बजे डॉक्टर ने एक और ट्रामाडोल लगा दिया, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के लिए बोला, पेरेंट्स बोला नहीं ले जाएंगे। करते करते सुबह हो गई 8 बजे के आसपास, उस पेशेंट ने अंतिम सांस ले ली, सुबह 8 बजे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज होती है, डीफैब करो, ये करो, वो करो, सारा इन्वेंटरी भरवा लो, हॉस्पिटल जो भी इन्वेंटरी पेंडिंग होती है ना, वो फुलफिल करवा लो, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है। 1 बजे जाके पेरेंट्स को कहा कि अब हम नहीं बचा सकते। 12 बजे बोला कि देखो थोड़ी हार्ट रेट चल रही है, कांच में से दिखा रहा है में, ताकि उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाए कि हाँ उम्मीद कम है। 1 बजे हमने अपनी एम्बुलेंस से बोला कि इसको डेड बॉडी को शिफ्ट करके आओ घर पे, सब कुछ डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसको भेजा, डेड बॉडी को उतारा। तो अपने आसपास के एरिया में झोला छाप डॉक्टर होते हैं, पता झोला छाप, ना डिग्री ना कुछ भी नहीं होता है, बड़ वहां के राजा होते हैं। तो बोला कि अपने डॉक्टर साहब को बुला के एक बार और दिखा लेते हैं। तो डेड बॉडी को दिखाने के लिए झोला छाप को बुलाया, तो उसकी नजरें पेशेंट की फेस की तरफ, बहुत सारी भीड़ थी, तो किसी को पैर टच हो तो बॉडी थोड़ा मूवमेंट किया, तो झोला छाप बोला ये तो जिंदा है। तो एम्बुलेंस ड्राइवर फोन करता, सर वो जिंदा है। तो हमको गए उधर 100-150 लोगों की फौज हॉस्पिटल की तरफ मूव ऑन, कि भाई उन्होंने मरा हुआ कैसे डिक्लेयर कर दिया। उधर एम्बुलेंस कैलाश हॉस्पिटल, हमने संपर्क किया कैलाश हॉस्पिटल, भाई ऐसा ऐसा पेशेंट आएगा, उसको देखना डेड है तो डेड डिक्लेयर करना। तभी वो महिलाएं जूते चप्पल पत्थर लट लेके और सीधा इमरजेंसी में एंटर, रिसेप्शन वाले काउंटर के नीचे गार्ड, डॉक्टर ड्यूटी में, आई एम अलोन। आप सोच सकते हो मेरा कैसा फेस था, और गालियां तो बारिश हो रही थी। मैं इमरजेंसी में, नो कोई अदर स्टाफ नहीं, केमिस्ट वाले काउंटर नीचे, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ऐसा ऐसा हुआ है, और बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये बहस करते करते मैंने 10 मिनट निकाल लिए। 10 मिनट, मैंने कहा जितना इनको मैं बिजी रखूंगा तब तक कोई इनको गुड न्यूज आ जाएगी। 10 मिनट के बाद एक कॉल आता है उनके पास कि इन्होंने भी डेट डिक्लेयर कर दिया। तो बार बार धीरे से वापस चली गई, एंड आई एम द सेफ। नहीं राज कौन पड़ा था आपको? तो ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा फैक्ट होता है। जैसे वो गए तो रिसेप्शन वाले भी गला निकाल रहे, केमिस्ट वाला भी बाहर आ रहे। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम लोग इमरजेंसी में जब भी काम करते हैं, आई डिड वर्क इन एलएनजेपी हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली, है ना? तो वहां पर इमरजेंसी में लगभग 1.5 साल काम किया। एक से एक एंटिक पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट 15 अटेंडर, और आप हाथ पकड़ के काम करवाते हैं, करो नहीं तो खैर नहीं है।
है ना? ये इमरजेंसी वाले स्टाफ की हालत होती है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पेशेंस। क्या चाहिए? एंड कम्युनिकेशन स्किल। बात करने का लहजा। वो चिल्लाए, आप भी चिल्लाए तो जूते पड़ेंगे। अरे वो तो परेशान है। आप कहां परेशान है? आप तो 80,000 रुपए ले रहे हो। तो आपको बहुत काम, कूल, क्वाइट रहना पड़ता है। शांति से उनको भी सेटल डाउन करना है, पेशेंट को ट्रीट भी करना है, तो मल्टीपल वर्क करना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है। तो मेरा कहने का पर्पस है कि जब भी किसी पेशेंट को डेड डिक्लेयर करते हैं, तो ये 3 पैरामीटर चेक करते हैं। फ्लैट ईसीजी होना चाहिए, कैरोटिड पल्स सफिशिएंट होना चाहिए, प्यूपिल डायलेट होना चाहिए, फिर कोई लौट के आता है, तो कोई चमत्कार होगा। है ना? ओके फाइन। ये तो बात हो गई मैनुअल। अब कैसे काम करेंगे? वीडियो डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं। होप कि चल रहा है। चल रहा है। यहां ध्यान रखना आप यहां पर। अब ये जा चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। 150 जूल पे सेट किया एंड स्विच ऑन। कैसे हार्ट रेट बढ़ रही है, देखिए ग्राफ बनने लग रही धीरे-धीरे। अगेन याद रखना बच्चों। अब देखिए लौट के आया ना, यहां देखिए पहले जा चुके थे, वापस नॉर्मल ईसीजी आ रहा है। दैट इज हाउ टू वर्क डिफेक्ट, डिसअर्थमिया और कार्डियक अरेस्ट। दो जगह हम देखते हैं। आपने देखा कि पहले जब ईसीजी था पेशेंट का, वो डिसअर्थमिक फेज में दिख रहा है। यहाँ पर जो ईसीजी दिख रहा है ना, तो पी है ना क्यू है ना, कोई भी वेव्स नहीं है। अब इन्होंने सेट करंट को डिलीवर किया, काउंटर शॉक दिया और रीस्टार्ट किया कंडक्शन सिस्टम को। ये पेडल का प्लेसमेंट है, उसके बाद में स्विच ऑन करते हैं। ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। सीपीआर आज समझ में? दैट्स अ वे हाउ टू डिलीवर मैनुअल। मैनुअल। द नाउ नेक्स्ट वन, एक और इमेज आपको दिख रहा होगा। वो एक्सटर्नल था या इंटरनल बच्चों? आप इसके पैड देखिएगा, साइज देखिएगा। दैट इज अ इंटरनल डिफिब्रिलेटर। इंटरनल का मतलब डायरेक्टली पैड को प्लेस करते ऑन द हार्ट, नॉट ऑन द बॉडी। पेशेंट को ओपन हार्ट करके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट डिलीवर किया जाता है। मैनुअल इंटरनल डिफिब्रिलेटर शॉक थ्रू द पैडल प्लेस डायरेक्टली ऑन द हार्ट, यूज्ड ऑन ओपन चेस्ट। And so they are only common in operating room. कई कई बार जब पेशेंट को सीएबीसी करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास करते हैं या कार्डियक सर्जरी करते हैं, तो उसमें हार्ट की यदि फंक्शनिंग कैपेसिटी स्टॉप हो जाती है, तो ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्टली पैड को हार्ट के वेंट्रिकल पे, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के टुवर्ड्स प्लेस करते हैं और उस हार्ट को रीजनरेट करने में यूज करते हैं। तो दैट इमेज वी कैन से इंटरनल डिफिब्रिलेटर। इमेज दोनों समझना, एग्जाम इमेज में एमसीक्यू आएगा। एक्सटर्नल में बड़े बड़े पैड दिखेंगे और इंटरनल आपकी पैड की साइज देख के पता चल होगा, या बाहर लगाने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो दैट डिवाइस वी कैन से यूज इन ओपन चेस्ट, सो दे ओनली कॉमन इन ऑपरेटिंग रूम। प्लीज राइट डाउन। एक और इमेज दिखा दो, देखिएगा इस पिक्चर में। ये ओपन हार्ट है और इस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं। सभी ने एक और डिवाइस आपको शो करता हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंशिएट कर सकते हो, इमेज को देख के पता लगा सकते हो, और ये ट्यूसडे के टेस्ट में फोटो भी आए तो पता लगाना ये कौन सा डिवाइस है। आजकल ऑटोमेटेड डिवाइस आ गई, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज इन इमरजेंसी फॉर द प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। ये ज्यादातर जो एम्बुलेंस में आता है बच्चों, एम्बुलेंस सेगमेंट का बहुत यूज होने लगा है, जो हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुंचाना होता है तो यूज करते हैं। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कुछ भी नहीं है, दो इलेक्ट्रोड्स आते हैं, इन इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, लीड को कनेक्ट कर देते हैं, और जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपका हार्ट डिसऑर्गेनाइज होता है, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक वर्क करता है। इफ यू नीड दैट पुटिंग करंट, इफ यू हैव नॉर्मल फंक्शन, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे आपका हार्ट स्ट्रगल करेगा तो फिर आपको करंट डिलीवर होगा। तो यहाँ पर एक सेट करंट होता है, 100 जूल, 150 जूल, 200, जो भी सेट किया उसके बाद में अपने आप वर्क करता है। जैसे मैंने आपको हॉल्टर मॉनिटर पढ़ाया था, हॉल्टर मॉनिटर में कितने इलेक्ट्रोड्स बताए? 5। और हॉल्टर मॉनिटर मैंने कहा था कि ये 24 आवर्स हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, उससे ज्यादा भी हो। तो एक बार हमने इलेक्ट्रोड लगा करके पेशेंट को छोड़ दिया, सेम कंडीशन, दोनों इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, पैडल नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑटोमेटिक जो सेट करंट होता है वो डिलीवर होता है जब भी हार्ट को नीड होता है। तो ये भी एक इमेज आ सकता है एग्जाम में। अब एक और नई डिवाइस आई है, ध्यान से देखिएगा। कल मैंने आपको पेसमेकर पढ़ाया था, ये पेसमेकर जैसा ही डिवाइस है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेनली दो लीड्स काम करती है। पेसमेकर में 3 या उससे ज्यादा होता है, दो लीड्स होती है, और पेसमेकर की जगह ही इसको प्लेस किया जाता है ऑलमोस्ट जो है लेफ्ट साइड में, अपर चेस्ट में। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे द डिवाइस, दैट इज इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टल डिफिब्रिलेटर, आईसीडी बोलते हैं इसको। जो उन पेशेंट को जिसको कंटीन्यूअसली डिसअर्थमिया होता है, उनको परमानेंटली जो है प्लेस कर देते हैं, और ये भी कंडक्शन सिस्टम की तरह ही काम करता है, बट कंडक्शन सिस्टम इंपल्स को जनरेट करता है, ये करंट डिलीवर करता है। क्या करता है? करंट डिलीवर करता है।
An ICD monitor cardiac rhythm and detect and terminated episode of the ventricular tachycardia or ventricular. जब भी किसी पेशेंट को VT और VF होगा तो ये डिवाइस के द्वारा ऑटोमेटिकली वो कंडीशन सबसाइड हो जाएगा, तो इसको हम इम्प्लांट करते हैं. The ICD sends ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and deliver 25 to 30 joule up to 4 time if necessary. कितनी बार? 4 बार. वैसे मैनुअल जब हम यूज करेंगे ना तो वहां तो हम 360 जूल तक जाते हैं, और ऑटोमेटिक जो इम्प्लांट होता है उसका कितना पावर होता है? 25 टू 30 जूल. द जनरेटर इज द मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेबल लेफ्ट पेक्टोरालिस रीजन. प्लीज राइट डाउन. External defibrillator, internal, automated, ICD implantable, cardioverter. लिख लिया सभी ने? आई शो द डिफरेंस बिटवीन पेसमेकर और दैट इज आईसीडी. हो सकता है कि आपको फोटो देख करके डिफरेंशिएट करना नहीं आए, बहुत इजी है. एग्जामिनर किसी भी फॉर्मेट एमसीक्यू पूछ सकता है. यहाँ पर दो फोटो पुट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से. एक तरफ आपका पेसमेकर है, एक तरफ आपका आईसीडी है. क्या डिफरेंस लग रहा है? यस, डी फैब का मतलब दो इलेक्ट्रोड, दो पैड, दो वायर. दो ही वायर होते हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो वायर दिख रहे हैं. और पेस मेकर में मल्टीपल वायर होते हैं. क्या होते हैं? मल्टीपल वायर होते हैं. हो सकता है ये फोटो और एमसीक्यू भी देखने को मिले, ऑप्शन में पेस मेकर भी लिखा होता है, आईसीडी भी लिखा होता है. कंफ्यूज मत होना, जब मल्टीपल वायर दिख रहा है समझ आना ये तो पेस मेकर है, और जब सिर्फ दो लीड आपको दिख रही है, दो वायर दिख रहा है, तो ये समझ आना ये आपका डी फैब है. क्या है? डिफरेंशिएट कर पाओगे? और ये इमेज में एमसीक्यू आता है एग्जाम में. पेस मेकर तो हो सकता है कि इस इमेज को देख के हम लिखते पेस मेकर, बट एक्जेक्टली वायर कितने दिख रहे हैं? दो, और इसमें मल्टीपल दिख रहे हैं, मोर देन टू. तो इट इज एबल टू डिफरेंशिएट. देन दैट इज अ पेडल और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट. ये पेशेंट का राइट साइड है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है. कभी भी हम डी फैब करते हैं, one pedal is placed in the third intercostal space, that will be in the third intercostal space on the right side of the sternum, and other place in the left side of the sternum in the mid axillary line, mid axillary line, fifth intercostal space. आप याद करिएगा V6 का प्लेसमेंट, V6 चेस्ट का प्लेसमेंट कहाँ था? वेरी गुड. तो एक मिड एक्सिलरी लाइन जहां पर ऑलमोस्ट हम लोग अपेक्स वाला एरिया कवर करेंगे, एक राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल. ये दो लोकेशन जहां पर पैड, इलेक्ट्रोड या करंट डिलीवर करते हैं डी फैब करते समय, और इसका प्रेशर जो है वो 25 पाउंड होता है बच्चों, 25 पाउंड. राइट ऑन फर्स्ट लोकेशन और प्रेशर. राइट साइड में राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट ऑफ द स्टर्नम, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, एंड अराउंड 25 पाउंड प्रेशर फॉर ईच पैड. लोकेशन, प्रेशर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जब करंट डिलीवर करते हैं तो दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, लिखा सभी ने? दैट यू कैन सी एवरीवन. दो इमेज आपको दिख रहा होगा, और इन दोनों वेज के बिहाफ पे वन ऑफ द बाइफेजिक शॉक. बाइफेजिक में आप देखोगे करंट टू वे ट्रेवल कर रहा है. ये आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, और मिड एक्सिलरी लाइन है. दो इलेक्ट्रोड को प्लेस कर सकते हो, दो पेडल को प्लेस कर सकते हो. तो ये जो करंट डिलीवर होता है, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर हार्ट. टू वे डिलीवर होता है, मतलब जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है. दैट वी कैन से रिक्वायर अराउंड 200 जूल. ये मॉडर्न टेक्निक है. और मोनोफेजिक, मोनो मतलब वन. मोनो में क्या हो रहा है? सिंगल वे डिलीवर हो रहा है. The monophasic waveform deliver electrical shock in a single direction, one electrode to another. That is require 300 joule and outdated technique. अभी हमें क्या करना है? सिर्फ कंडक्शन सिस्टम को बंद नहीं करना है, रीस्टार्ट करना है. तो हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? बाइफेजिक. हम करंट को डिलीवर करें, उधर कंडक्शन सिस्टम भी रिस्पॉन्ड कर रहा है ना. तो टू वे जो है वेव का एक्सचेंज होता है, दैट इज अ बाइफेजिक. और मोनोफेजिक में वन वे. तो हो सकता है इसका मीनिंग कभी आपको पूछे तो आप जरूर लिखें, मॉडर्न टेक्निक कौन सा है, आउटडेटेड कौन सा है, किसमें कितना जूल करंट यूज करते हैं. तो बाइफेजिक है, और सबको पता है कि नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग में 200 जूल पुट करते हैं. कितना करते हैं? 200 जूल.
एक रफ इमेज भी बना लेना ताकि आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर सके। इट्स ओवर एवरीवन। तो देन मैंने ऑलरेडी शुरू में कहा था इसका यूज जो है वीटी और कई बार ऐसा पूछते हैं कि डीफेब कॉमनली कौन से डिसअर्थमिया में यूज करते हैं? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। रैपिड कॉन्सिक्यूटिव शॉक आर डिलीवर विद द फर्स्ट 200, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। फर्स्ट जो है करंट जो डिलीवर करते हो मिनिमम कितना होना? 200 जूल। यदि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन सेकंड जो है 200 टू 300 जूल। ऑलवेज बिगिंस विद द 200। if the patient does not responding तो नेक्स्ट जो रिपीट करने वाले 300, और अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो 360, और अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सीपीआर क्या दोगे भाई? 3 बार आपने मेथड्स को अप्लाई किया, 200 फिर आपने 300 फिर 360, और अभी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या देना? मैनुअल सीपीआर। क्या देना है? सीपीआर। If unsuccessful CPR is continue for the 1 minute, then another series of the 3 shock will be begins with 360 joule. आपने पहले क्या किया? 200 जूल दिया, नहीं रिस्पांस किया, बढ़ा दिया 300, नहीं रिस्पांस किया 360, नहीं रिस्पांस किया CPR। CPR 1 मिनट तक कंटिन्यू देना है, और 1 मिनट में आपको पता होगा 100 टू 120 कितने कंप्रेशन देते हैं? 100 टू 120, और फिर से 3 बार कंटिन्यू 360 360 360 का इलेक्ट्रिकल करंट डिलीवर करेंगे। हो सकता है लौट आए, फिर भी नहीं आ रहा तो और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनिशियल कितना जूल देते हैं? प्लीज राइट डाउन। क्या कूलर बंद हो गया बच्चों का? महसूस हो रहा है ना? तो चेक कर रहे होंगे, डोंट वरी। लास्ट में डियर की रिस्पांसिबिलिटी है, दैट इज अ शट ऑफ ऑक्सीजन। लिखा सभी ने? नहीं लिखा? लिखो। तो कुछ एमसीक्यू पूछता हूं आपसे, थोड़ा केयरफुली वॉच करना। लिखा सभी ने? ओके, दैट यू कैन रीड प्रॉपर्ली। नर्स इज अगेन टेलीमेट्री यूनिट। एक्सप्लेन टू नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सच एज डैश और डैश कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डिसअर्थमिया। दो कौन से मेथड है जिसको हम कह सकते हैं नॉन फार्मा, जो हम डिसअर्थमिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं? ईसीजी, पेसमेकर, कार्डियोवर्सन, डिफिब्रिलेशन, एस्पिरिन, रेंटेक, एक्सरसाइज, स्ट्रेस टेस्ट। डी एक्सरसाइज, हाँ मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। एक्सरसाइज नॉन फार्मा है, बट स्ट्रेस टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन है। एस्पिरिन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, रेंटेक फार्माकोलॉजिकल, एसीजी इन्वेस्टिगेशन, कार्डियोवर्सन, और कार्डियोवर्सन is a process to deliver current,
defibrillation does a device. Next, AV block. SC node, AV node, bundle of his Purkinje fiber. हम बात करें AV block का. That is a AV block और we can say atrioventricular node. आपको याद होगा बच्चों 40 to 60 impulse per minute कौन जनरेट कर रहा था? AV node. और मैंने कहा था Escoff-Taura node. Escoff-Taura node. ये किसका दूसरा नाम था? और एक मैंने कहा था रिले सेंटर. याद है? रिले सेंटर. मतलब जब आपका एसए नोड काम नहीं करता है तो इंपल्स को कौन भेज सकता है? एवी नोड. अब एवी नोड जो है वो जंक्शन है जो एक्चुअली एसए नोड के इंस्ट्रक्शन को वेंट्रिकल तक भेजता है. अब आपने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा कि एसए नोड इंपल्स को जनरेट करता है, वो इंपल्स एट्रियम में जाता है और उन इंपल्स को फर्दर रिसीव कौन करता है? एवी नोड. एवी नोड इंपल्स किसको देता है? बंडल ऑफ राइट बंडल और लेफ्ट. और बंडल ऑफ किसको देता है? पुरकिंजे. और पुरकिंजे फाइबर का काम है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. आया समझ में? इस पूरी कहानी को ईसीजी में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमेंबर पीआर में क्या कहता है? इंपल्स जनरेशन ड्यूरेशन. याद आ रहा है भाई? पीआर ही वो दैट विल बी ईसीजी वेव्स है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंडक्शन सिस्टम के एक्टिविटी को. अब एसए नोड इंपल्स को जनरेट कर रहा है, वो सारे इंपल्स यदि एवी नोड से आगे नहीं जा रहा है, इट में पार्शियल ब्लॉक, इट में कंप्लीट ब्लॉक, इट में. तो आपको ज्यादातर तीनों ब्लॉक में पीआर इंटरवल पे ध्यान देना है. किस पे ध्यान दोगे? जब आगे मैं आपको एवी ब्लॉक डिग्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको पहले ये समझना है कि एसए नोड इंपल्स को जनरेट कर रहा है, इंपल्स को एवी नोड में जाना, एवी नोड के थ्रू बंडल ऑफ हिस को जाना चाहिए. पार्शियल ब्लॉकेज की वजह से डिलीवरी स्लो हो सकता है, कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से बिल्कुल इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा. तो ये जो पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज है इसका चेंजेस जो है वो कौन से वेव में दिखेगा? स्पेशली पीआर. किस में दिखेगा? आपको याद हो तो मैंने जब पीआर पढ़ाया था उसमें कहा था कि एक्सीड मोर देन द नॉर्मल इंडिकेट फर्स्ट डिग्री. याद आ रहा है? मैंने कहा 0.20 से ज्यादा लगातार पीआर इंटरवल आ रहा है तो पेशेंट को कौन सा ब्लॉकेज था? फर्स्ट डिग्री. तो पीआर इंटरवल का मतलब था कि जो इंपल्स जनरेट होकर ट्रांसफर हो रहा है इनको रिफ्लेक्ट कौन करता है? पीआर. कौन करता है? और यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेंजेस भी किसमें आएगा? तो पीआर का रोल तीनों डिग्री में मिलेगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. आगे समझ में? ओके, अब कैरी करते हैं हम. पहले आप समझिएगा बच्चों, लिखवा दूं आपको. एबी ब्लॉक इज अ पार्शियल और कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द इंपल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम एट्रिया टू एट्रिया से एवी नोड किसको भेजता है? वेंट्रिकल को. ऐसे नोड तो जनरेट करा था, अब एवी नोड दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ये एटीएम से इंपल्स को कहां भेजा था? वेंट्रिकल. अब ये ट्रांसफर होना पार्शियल बंद हो गया मतलब आधा, या कंप्लीट बंद हो गया तो आपके ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा. कॉज क्या हो सकता है? इडियोपैथी का लगभग 50% पेशेंट में स्टिल अननाउन. इडियोपैथी को कहते हैं अननाउन, नॉट नाउन जिसको हम कह सकते हैं. उसके अलावा लगभग 40% इश्केमिक हार्ट डिजीज. इश्केमिक हार्ट डिजीज का बेस्ट एग्जांपल मैं कहता हूं एंजाइना पेक्टोरिस. कौन होता है? एंजाइना पेक्टोरिस इज कॉल्ड इश्केमिक हार्ट डिजीज. एंड कुछ ड्रग्स है लाइक बीटा ब्लॉकर, जिसमें मैंने आज आपको पढ़ाया था बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एटिनोल है ना. उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन डिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. डिगॉक्सिन है, डिगॉक्सिन जो है आइनोट्रोपिक एजेंट है. और अमायोडोन एंटी डिसआर्थमिक ड्रग्स है. तो यदि हम किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ड्रग दे रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर का काम भी तो वही था, तो एड्रेनलिन के फंक्शन को रोक रहा है. एड्रेनलिन का काम क्या था? कॉन्ट्रैक्टिलिटी. तो ये भी एड्रेनलिन के फंक्शन को रोक रहा है. बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, तो कैल्शियम का ट्रांसफर रुक रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. डिगॉक्सिन का काम है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना और अमायोडोन का काम है डिसआर्थमिया को ट्रीट करना. तो ये ड्रग किसी पेशेंट को लंबे समय तक चल रही है तो भी पेशेंट को एवी ब्लॉक हो सकता है. क्या हो सकता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक. एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक. पहले आप इसको बेसिक को लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं. तो फास्ट लिखो बच्चों. नेक्स्ट डिजीज को स्टार्ट करना, इसको इसी पूरा करके फटाफट लिखिएगा. लास्ट लास्ट संडे को साइकेट्रिक क्लास अटेंड की थी आपने यूट्यूब पे, है ना? कल फिर से श्री सर को अप्रिशिएट करिएगा. फिर से सर की क्लास है और बड़ी शिद्दत और मुद्दत के बाद सर यूट्यूब पे आए, है ना. उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एएनएस से असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और यूट्यूब पे पढ़ाने में कई सारे रिस्क होते हैं, बट उनको अच्छा लगता है. तो कल फिर साइकेट्रिक पढ़िएगा. मैंने भी पढ़ा था पिछली बार आपके साथ, कल फिर पढ़ेंगे, है ना. लिखा सभी बच्चों ने? ओके, नेक्स्ट देखिएगा. ऐसे ऐसे लिखा, मतलब एक एक वर्ड को लिख रहे हो आप लोग. एक वर्ड दिखा फिर लिखा, फिर दिखा फिर लिखा, है. वो बचपन में होमवर्क मिलता है स्कूल में, हमें पता ही नहीं होता क्या लिखना है, बट दोस्त की नोटबुक में ऊपर कर देते, नीचे करना, पढ़ने के लिए बोले तो पता चलता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए फर्स्ट डिग्री ब्लॉक से क्या करते हैं, आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा. पहले हियर यू कैन सी P Q R, अगेन P Q
अच्छे से पता है, बिगनिंग ऑफ पी वेव से लेके बिगनिंग ऑफ क्यू वेव, इसके बीच के ड्यूरेशन को पीआर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई 0.04 कितना आ रहा है? 0.32। अब ये 0.20 से ज्यादा है। इस ग्राफ में भी यहां पर आप देखोगे एक्सीड है, यहां पर भी 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 एक्सीड है। आप सारे इमेज में देखिएगा कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली पी आर exceed more than 0.20. Yes or no? That condition is called first degree AB block. अगर when they are delay but not disturb, delay बस जनरेशन सॉरी ट्रांसफर होने की वजह से होता है, as electrical signal move between ATM and ventricle through the AB node, least dangerous type of AB block. और मैंने कहा था PR interval more than 0.20. बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, नॉर्मल से लगातार बढ़ा हुआ है, फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक कहलाता है। और ग्राफ को भी देखिएगा प्लीज, राइट डाउन एवरीवन, ग्राफ को जरूर देखिएगा। रेशियो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्लास में लिखना 1:1, दोनों इक्वल दिखता है, जितना पी बनता है उतना ही क्यूआरएस दिखेगा। तो फर्स्ट डिग्री कैरेक्टरिस्टिक में एक ही चीज याद रखना है, पीआर जो है वो एक्सीड हो जाता है। एक और बात आपको बता देता हूं, इफ पीआर एक्सीड मोर देन 0.26 सेकेंड, नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट 0.20 से ज्यादा हो ही रहा है, और यदि बढ़ करके 0.26 से ज्यादा हो गया तो इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है बच्चों, नीड फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, अदरवाइज कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कितना पीआर होगा दैट नीड फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, इफ पीआर एक्सीड मोर देन 0.26 सेकंड, नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। फिनिश। यदि बात करें कौन कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है, इंफीरियर वॉल एमआई रेसिमिया, आपको अच्छे से पता है इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई कौन करता है? राइट कॉर्नरी आर्टरी। कौन करता है? और राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो कौन सा एमआई हो रहा था? और इसीलिए एनीवेयर इनटू द हार्ट, क्योंकि राइट कॉर्नरी आर्टरी ही तो कंडक्शन सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है, एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस। और यदि राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली एवी नोड प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपका इंपल्स ट्रांसफर नहीं होगा, है ना? और इंपल्स ट्रांसफर नहीं होगा तो इंपल्स का एक्युमुलेशन आपके एट्रियम में हो जाएगा, और जिससे पीआर इंटरवल जो है वो एक्सीड हो जाएगा। उसके अलावा हाइपोकैलेमिया, डिकॉक्सिन टू ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप लीड टू डिक्रीज एवी कंडक्शन। ट्रीटमेंट में एट्रोपिन यहां पर भी यूज करते हैं, तब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यदि पेशेंट का पीआर इंटरवल 0.26 से ज्यादा हो जाएगा तो इमीडिएट ट्रीटमेंट, और इमीडिएट ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? एट्रोपिन सल्फेट। लिखा सभी ने? एक्चुअली क्या होता है, सपोज दिस इज योर सेल, दिस इज योर सेल, दैट इज योर सोडियम और पोटेशियम, दिस इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, एंड दैट इज सोडियम कैल्शियम पंप। ये जो सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आप लोग सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऐसे देखते हैं न्यूक्लियस, फिर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज जो माइटोकॉन्ड्रिया, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम, एक होता है लाइसोसोम्स,
एक सुना होगा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस है ना, और इन सबको कवर करके रखने वाला सेल मेम्ब्रेन कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली इसी सेल मेम्ब्रेन पे इस तरीके से मैंने अभी जैसे आपको बताया, दैट इज अ पोटेशियम, दैट इज अ सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। एक तरफ होता है लाइक सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम पंप। अब किसी पेशेंट को आपने डिगॉक्सिन दिया, डिगॉक्सिन किसी पेशेंट दिया, वैसे आपको अच्छे से पता है डिगॉक्सिन का काम है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। सपोज हमने किसी को डिगॉक्सिन दिया, ये डिगॉक्सिन ड्रग है। अब डिगॉक्सिन क्या करता है, चाहे हार्ट फेलियर में भी दे, ये डिगॉक्सिन ड्रग क्या करता है, इस पंप को आकर के बंद कर देता है। इससे पहले हम देखें तो पोटेशियम क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, और आप सबको पता सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है। एवरीबॉडी नो एवरीवन, पोटेशियम मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, सोडियम मेजर एक्स्ट्रासेलुलर। अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, और इधर जो दूसरा नॉर्मल मैकेनिज्म है, सोडियम यहां से बाहर निकल रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम। ओके, जैसे ही आपने पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया, डिगॉक्सिन ने जाके इस पंप को बंद कर दिया, पंप को बंद कर ब्लड में कौन बढ़ जाएगा? सुना है डिगॉक्सिन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, है डिगॉक्सिन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। तो ये पोटेशियम आपके ब्लड में बढ़ जाएगा क्योंकि पंप को बंद कर दिया। अंदर कौन बढ़ रहा? सोडियम। अंदर कौन बढ़ रहा? अब सोडियम इसके अंदर बढ़ गया, सोडियम अंदर बढ़ेगा तो सोडियम कैल्शियम वाले पंप के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आ समझ में? तो ज्यादा सोडियम बाहर निकलेगा, पहले की कंपैरिजन भाई, पहले तो आपके पास दो रास्ते थे, एक रास्ता बंद हो गया। जब ज्यादा सोडियम बाहर निकलेगा तो अंदर ज्यादा कौन जाएगा? और जब भी सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम कंडक्शन ऑफ इंपल्स का काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। हम हार्ट फेलियर में देते हैं इसको, हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? डिगॉक्सिन। कौन है? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ईसीजी, और जहां मैंने पुट किया कि यदि किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को बंद करेगा तो आपका कंडक्शन सिस्टम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और कंडक्शन सिस्टम एक्टिविटी डिक्रीज होने का कारण क्या है? इस पंप का बंद होना। पोटेशियम बाहर बढ़ जाएगा, सोडियम अंदर बढ़ जाएगा। तो यहां तक तो मैकेनिज्म जो था वो था दैट एबी ब्लॉक फर्स्ट डिग्री कॉज करने का, और पूरा जब मैकेनिज्म हो जाता है तो ये काम करता है हार्ट फेलियर को इंप्रूव करने में, हार्ट फेलियर को। तो जब मैं आपको डिगॉक्सिन पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इतना याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन देते हैं, आपने सुना होगा डिगॉक्सिन का एंटीडोट डिजिबाइंड फैब, डिजिबाइंड फैब। किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन ज्यादा दिया है ना, डिगॉक्सिन ज्यादा दिया, डिजिबाइंड फैब, ये एंटीडोट है बच्चों। एंटीडोट किसका एंटीडोट है? डिगॉक्सिन का। किसका एंटीडोट है? ये जाकर के यहां बैठ जाता है, डिगॉक्सिन को अटैच होने से रोक देता है, इससे डिगॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है। तो डिगॉक्सिन मेनली ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर। डिगॉक्सिन का एंटीडोट है डिजिबाइंड फैब, और डिगॉक्सिन जाके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को बंद कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फर्स्ट डिग्री। नाउ सेकंड डिग्री, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। दैट विल बी अकर व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन एट्रियल और वेंट्रिकल इज इवन मोर इंपेयर्ड देन इन अ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में इंपेयर्ड हुआ, और इंपेयर्ड होते क्या बढ़ गया बच्चों? पीआर। क्या बढ़ गया? और पीआर कितने से ज्यादा बढ़ गया? नॉर्मल से। और यदि कंडीशन थोड़ा और सीवियर हुआ, फर्स्ट डिग्री से थोड़ा और सीवियर हुआ, वेंट्रिकुलर रिदम यहां पर भी रेगुलर है, एट्रियल रेट यहां पर नॉर्मली वेंट्रिकल की रेट से ज्यादा है, तो पहला यहां पर कॉज होगा सेकंड डिग्री का फर्स्ट। पहले समझ लीजिए बच्चों, सेकंड डिग्री में मैं आपको दो पढ़ाऊंगा, एक मोबिट्स होगा, है ना, मोबिट्स फर्स्ट, और वी कैन से वेंकेबच फर्स्ट। ये वर्ड नॉर्सेट में आया हुआ है, वेंकेबच। फर्स्ट डिग्री सबको आ जाएगा, थर्ड डिग्री भी सबको आ जाएगा। सेकंड डिग्री में दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। फर्स्ट डिग्री का ईसीजी में आपसे पूछूं, आप लिख दोगे कि सब में पीआर 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 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा डिग्री ब्लॉक है? और जहां पर पीआर कांस्टेंट नहीं है वो थर्ड डिग्री, जहां पीआर कांस्टेंट नहीं है कौन सा ब्लॉकेज होगा? बट अब यहाँ पर सेकंड डिग्री में दो दो पॉइंट्स है, एक मैंने सेकंड डिग्री का फर्स्ट लिखा है, मोबिट्स नाम है, या मोबिट्स फर्स्ट बोलते हैं या वेंकेबच बोलते हैं। पीआर इंटरवल शॉर्टर आफ्टर ड्रॉप्ड बीट, ये बहुत मजेदार चीज है, शॉर्टर आफ्टर ड्रॉप्ड बीट। इस इमेज में देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है पीआर जो है ड्रॉप हो रहा है। आप पूरी इमेज में देखोगे, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर, इसी दिन देखिएगा यहाँ दिख रहा है क्या? ठीक है, फिर आपका पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर गायब है। मतलब जहां पर पी दिख रहा है और आर गायब है वहां पर बीट क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, पीआर इंटरवल मैंने कहा एक्सीड है तो फर्स्ट डिग्री, पीआर इंटरवल शॉर्ट आफ्टर ड्रॉप्ड बीट। अब यहां पर ड्रॉप हुआ बीट, ड्रॉप होने के बाद में अगला ग्राफ देखिएगा, ये आपका पीआर शॉर्ट है, फिर थोड़ा वाइड हुआ, फिर थोड़ा वाइड हुआ, फिर ड्रॉप हो गया। मतलब सीधा जैसे ही आपका बीट ड्रॉप होगा तो आपका पीआर शॉर्ट होगा, मतलब नॉर्मल आएगा, फिर वाइड होगा, फिर और वाइड होगा, फिर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। फर्स्ट डिग्री में इंपल्स का ट्रांसमिशन डिले हुआ, सेकंड डिग्री के फर्स्ट में और डिले हुआ, कंपैरिजन टू द फर्स्ट डिग्री, कंपैरिजन टू द फर्स्ट डिग्री। तो जो और डिले हुआ तो यहाँ बी आर इंटरवल जो है वो भी ब्रेक हुआ, और ब्रेक कब हुआ? जब बीट्स पूरा हुआ। तो जैसे ही ब्रेक हुआ उस समय आपका यहाँ पर आर मिसिंग है, फिर आपका पीआर नॉर्मल आया, फिर थोड़ा वाइड हुआ, फिर थोड़ा और वाइड हुआ, फिर वापस क्या हुआ? ड्रॉप। इस पिक्चर में भी आप देखोगे, यहाँ पर आपका पीआर दोनों दिख रहा है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट पीआर दोनों दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ पी है, आर नहीं है, यहाँ पर भी दोनों दिख रहा है, यहाँ पर भी दोनों दिख रहा है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ थोड़ा कम वाइड है, ज्यादा वाइड है, वाइड देन वाइडर। तो आपको कहने का मेरा पर्पस है कि जहां पर बीट ड्रॉप हो रहा है उसके बाद पी आर नैरो हो रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है, फिर थोड़ा वाइड हुआ, फिर वाइड हुआ, फिर क्या हो गया? ड्रॉप। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, सीवियर सीएडी की वजह से हो सकता है। अभी मैंने कहा था फर्स्ट डिग्री इंफीरियर वाले एमआई की वजह से हो रहा है, सेकंड डिग्री किसकी वजह से हो रहा है?
एंटीरियर वॉल एक्यूट मायोकार्डाइटिस डिगॉक्सिन टॉक्सिटी, बट ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यदि सेकंड डिग्री का फर्स्ट समझे ना तो सेकंड डिग्री का सेकंड में क्यूआरएस गायब हो जाएगा। कौन गायब होगा? क्यूआरएस। फर्स्ट डिग्री में क्या था? पीआर एक्सीड था, लगातार था। सेकंड डिग्री का फर्स्ट में जैसे बीट ड्रॉप होता है और उसके बाद पीआर नैरो मतलब नॉर्मल आता है, फिर वाइड होता है, फिर वाइडर होता है, फिर ये सेम पिक्चर में आप देखोगे, यहां पर पीआर को देखिए थोड़ा सा वाइड है, या और वाइड हुआ या ड्रॉप हो गया, फिर आपका यहां पर वाइड हुआ, सो नॉर्मल आया, फिर वाइड हुआ, फिर ड्रॉप हुआ। समझ में आ रहा है? मैं अभी कुछ एमसीक्यू पूछूंगा आपको ईसीजी के, है ना? सेकंड डिग्री, सेकंड मोबिड सेकंड कभी कभी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। डिजीज ऑफ द डिजिटल कंडक्शन सिस्टम, दैट इज अ परकिंसी फाइबर, सडन ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विदाउट प्रायर पीआर चेंज, मतलब पीआर चेंज होने से पहले क्यूआर का गायब हो जाना। आप इस इमेज में देखोगे एग्जैक्टली पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस गायब, पी क्यू आर एस टी। तो यहां पर कौन गायब हो रहा है? क्यूआरएस। पीआर का इंटरवल आप देखोगे ना, सब जगह ठीक है, वहां पीआर बदल रहा था। फिर से एक बार डिफरेंस ये देखिएगा, यहां में क्या लिखा है? सडन ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विदाउट प्रायर चेंज ऑफ पीआर इंटरवल। फर्स्ट में सेकंड डिग्री के फर्स्ट में जैसे ही ड्रॉप हुआ, पीआर नॉर्मल और नैरो, वाइड, वाइडर, फिर ड्रॉप। यहां पर पीआर में चेंज नहीं होगा, पीआर में गायब कौन हो रहा है? क्यूआरएस गायब कौन हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे पीआर उतना ही है, पीआर उतना ही है, पीआर उतना ही है, पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? थोड़ा ट्रिकी है बट याद हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री में ड्रॉप ड्रॉप होने के बाद में पीआर में चेंजेस दिखता है, नॉर्मल तो वाइड देन वाइडर। सेकंड डिग्री के सेकंड में पीआर में कुछ भी चेंजेस, बट सिर्फ क्या ड्रॉप हो रहा है? क्यूआरएस। कौन ड्रॉप हो रहा है? क्यूआरएस। फर्स्ट डिग्री में पीआर एक्सीड हो रहा है, फर्स्ट डिग्री में कौन हो रहा है? पीआर। सेकंड डिग्री के फर्स्ट में ड्रॉप होने पर पीआर गड़बड़ हो रहा है, कौन गड़बड़ हो रहा है? नॉर्मल देन वाइड देन वाइडर देन ड्रॉप, बट सेकंड के सेकंड में क्यूआरएस गायब हो रहा है, पीआर में कोई चेंजेस, प्रायर चेंजेस ऑफ द पीआर, प्रायर चेंजेस ऑफ द पीआर। ओके फाइन। इसका जो दोनों का मैं बात करूं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की, एट्रोपिन सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया तो टेम्पररी और परमानेंट पेसमेकर लगा सकते हैं, और डिगॉक्सिन यदि किसी पेशेंट को चल रही है तो एप्रोप्रिएट होने के बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ थर्ड डिग्री, पहले आप इमेज की तरफ देखिए, थर्ड डिग्री में इमेज को ध्यान से देखिए, थर्ड डिग्री पीआर, 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 कहीं पर भी आपको बराबर लग रहा है? बराबर तो नहीं है, यहां बहुत ज्यादा वाइड दिख रहा है, यहां उससे थोड़ा कम हो गया और कम हो गया, दैट मींस नो कांस्टेंट पीआर, नो कांस्टेंट पीआर। आप देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कौन सी डिग्री को कहते हैं? याद रखना बच्चों, थर्ड डिग्री, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम व्हिच देयर इज ए नो कंडक्शन, मतलब पूरी तरीके से हार्ट ने एबी नोड में ब्लॉक कॉज कर दिया, जिसकी वजह से इंपल्स जा नहीं रहे, तो पीआर का कोई ठिकाना नहीं है, तो नो कांस्टेंट पीआर में लिखा है यहां पर। नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस, भाई रिलेशन खत्म कहां हुआ? पूरा ब्लॉकेज हो गया, पूरा ब्लॉकेज हो गया। पी वेव तो एट्रियम बनाता है, क्यूआरएस तो वेंट्रिकल बनाता है। जब कंप्लीटली मैं कहूं कि इंपल्स ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है, तो दोनों का रिलेशन खत्म हो गया, और नो कांस्टेंट पीआर। क्या याद रखना है? नो कांस्टेंट पीआर। एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट डिग्री में हमने देखा एक्सीड पीआर, पीआर मोर देन द नॉर्मल, मोर देन द सेकंड डिग्री फर्स्ट में जैसे ही बीट ड्रॉप होता है, तो पीआर में चेंज होता है, किसमें होता है? नैरो, वाइड, वाइड, वाइडर। सेकंड डिग्री के सेकंड में जैसे ही आएंगे तो क्यूआरएस ड्रॉप होगा, पीआर, और थर्ड डिग्री में पीआर पूरा उल्टा सीधा, नो कांस्टेंट पीआर। और इसका भी ट्रीटमेंट मैं बताऊं तो कॉज में इंफीरियर एंटीरियर दोनों, फर्स्ट डिग्री में सिर्फ इंफीरियर था, सेकंड डिग्री में एंटीरियर था, थर्ड डिग्री में दोनों कॉज है, दोनों कॉज है। और ट्रीटमेंट में यहां पर भी आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट फर्स्ट। फर्स्ट डिग्री तो लिख दिया था ना? हां लिखिएगा। बेटा हां हां तो ब्रेक नहीं, लंच आपकी ब्रेक ब्रेक ले लो, चाय वाय पियो, नीचे बैठो। नहीं तो 5 बजे तक थोड़ा रिलैक्स करके देखो, नहीं आ रहा हमारे भेज देंगे, थोड़ा फाइट करो, नीचे जाओ, चाय पियो और रिसेप्शन में आराम से बैठो बेटा, ठीक है? ये ईसीजी है, बच्चों का हेडेक हो जाता है, ध्यान रखना बेटा, हर किसी की समझना बस की बात नहीं है, समझ लिया वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा। लिख लिया?
वच, और सेकंड का दूसरा नाम ए। फिक्स हुआ, ट्रीटमेंट फास्ट देखिएगा बच्चों। विच, कैरी ऑन करें, राइट फास्ट। तो ओके, सॉल्व सम एमसीक्यू। इस ग्राफ को देखिएगा ध्यान से, विदाउट ऑप्शन आप ट्राई करिएगा ये कौन सा डिग्री ब्लॉकेज हो सकता है। हाँ, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2, थर्ड डिग्री सी, बी, टाइप 2, ड्रॉप्ड, नैरो, वाइड, वाइडर, ड्रॉप्ड। फर्स्ट सेकंड ए बी, दैट इज, ये तो पढ़ा है ना सेकंड डिग्री का फर्स्ट में। इसी में क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपका बी ड्रॉप हुआ, फिर पी आर नैरो, फिर वाइड। अभी किसी ने आ किया, हाँ, नींद तो नहीं आ रही। ओके ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। पी आर में कोई चेंज नहीं है। वेरी गुड, लास्ट ट्राई।
बाकी एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और आपका पसंदीदा वर्ड हार्ट अटैक। रिजल्ट सुन के मुझे तो अटैक आ जाएगा ना, हार्ट अटैक। एग्जैक्टली इसका जो इजीएस्ट मीनिंग होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई या स्टॉप ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियल सेल resulting death of myocardial cell or tissue is called heart attack। बहुत सिंपल, डिक्रीज, जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो एंजाइना पेक्टोरिस होगा। क्या होगा? और एंजाइना पेक्टोरिस में हम लोग चार टाइप्स पढ़ेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल। एक अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है जिसको हम प्री इन्फेक्टरी एंजाइना बोलते हैं। तो पहले ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया, मतलब पहुंच ही नहीं ब्लड, तो हार्ट के सेल और टिश्यूज में क्या हो गई? डेथ। दैट कंडीशन वी कैन से मायोकार्डियल infection। Again, decreased blood supply or stop blood supply to the myocardial cell resulting death of the myocardial cell or tissue is called heart attack। और अभी आपने कोविड के बाद में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल केस देखते हैं हार्ट अटैक से चले गए, है ना। आज कई मजेदार चीजें आपको बताऊंगा कि कब हार्ट अटैक आने का रिस्क ज्यादा होता है, कौन से डे ज्यादा होता है, रात को दिन में कितने बजे ज्यादा होता है, ऐसे कुछ मिथ्स आपको शेयर करूंगा। मीनिंग क्लियर एवरीवन? ओके। देखिए दो डॉक्टर का फोटो लिखा मैंने, एक जो है आपको इंडियंस लगा होगा और एक फॉरेनर लगा होगा, और हम इंडियन कॉपी पेस्ट में माहिर है, इसलिए मैं दो फोटो लिखा है। देखिए वर्ल्ड में डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया इसने पहली बार ऑन 3 दिसंबर 1967। जगह का नाम था क्रूट कुअर हॉस्पिटल, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इन्होंने 1967 में करके देश दुनिया में नाम कर ही रहे थे, तब 68 में हम आ गए इंडियंस, तुरंत कॉपी पेस्ट। डॉक्टर पी के सेन इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट 1968 इन KEM, किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई, है ना। जैसे आप जितने भी रियलिटी शो देखते हो टीवी पे, लाइक आप बिग बॉस देखते होंगे, आप सारे गामा देखते होंगे, है ना, नच बलिए देखते होंगे, है ना, कई सारे ऐसे इंडियन आइडल देखते होंगे, देखे हैं? अभी बिजी हो, देखा होगा। ये सब अपन क्या करते हैं, फॉरेनर की कॉपी करके अपने शो बना लेते हैं, है ना। वो इंग्लिश बोलते हैं, एक जगह पर सच का सामना देखा कभी? खतरनाक वाला शो आता है सच का सामना, अच्छा है मत देखना, है ना। वहां सच नहीं बोलते, तुरंत आपके इलेक्ट्रोड्स के द्वारा चेंजेस आ जाते, पता चलता है आप झूठ बोल रहे हैं। और शो में पूरी फैमिली बैठी होती है सामने, और तगड़े तगड़े एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, आपके पास लाइफ के बारे में, आपकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में। जब थोड़ा सा आप झूठ बोलने की ट्राई करते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस फॉल्ट से इंपल्स को ट्रांसफर करता है, तो डिवाइस कहती है नो। तो कभी मत जाना ऐसे शो में, है ना। अच्छे अच्छे महल टूट गए, शो का नाम क्या है? सच का सामना, है ना। मेनी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज वो क्या पब्लिसिटी के लिए चले जाते हैं, बट इस तरीके कई सारे शोज होते हैं जो हम लोग फॉरेन के शो की कॉपी करते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब सेन साहब ने तुरंत कैपटाउन में सुना तो भारत में भी कर डाला। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है कहां कब, प्लीज राइट डाउन, कहां कब हुआ और इंडिया कब हुआ और किसने किया? डॉक्टर पी के सेन। हुआ वर्ल्ड में 1967 में, 1968 इंडिया में, वर्ल्ड में कैपटाउन में हुआ था, इंडिया में मुंबई में। वहां डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड थे, यहाँ डॉक्टर पी के सेन। इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट कैन कॉज हार्ट सेल डाई। मोस्ट, देखिए मैं तो सुनिएगा फिर लिख लेना, मोस्ट नंबरस ऑफ हार्ट अटैक अकर ईच ईयर ऑन क्रिसमस डे एंड न्यू ईयर। इसका रीजन भी बताऊंगा। क्रिसमस डे दिसंबर में आता है, और दिसंबर के बाद तो हम इस समय कहां होते हैं? वेकेशन में होते हैं, और हमारी डाइटरी शेड्यूल की धज्जियां उड़ चुकी होती है, जो मन माया खाएंगे, जितना घंटे नींद लेना लेंगे, तो इस डिस्टर्ब शेड्यूल की वजह से फैट और लिपिड्स का एक्युमुलेशन होने का चांस और बढ़ जाता है।
जब आपकी बॉडी में मूवमेंट कम होंगे, एक्टिविटीज कम होगी, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक टाइम है, ये नहीं कि आप क्रिसमस मनाना बंद कर दें। क्रिसमस डे और न्यू ईयर का रीजन है ड्यू टू वेकेशन। और हर एक इंसान का एक डाइटरी शेड्यूल होता है, एक वेकअप शेड्यूल होता है, एक स्लीपिंग साइकिल होता है, और ये वेकेशन कैन कॉज ऑल द एक्टिविटीज गोइंग टू बी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा, हर इंसान सुबह उठेगा, कोई योगा करेगा, कोई मेडिटेशन करेगा, कोई मॉर्निंग वॉक करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, और उसके बाद अपने काम पे चला जाएगा। शाम को आने के बाद खाना खा के थोड़ा न्यूज़पेपर्स और टीवी वगैरह देख के सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर कहानी शुरू हो जाएगी। और छुट्टियां होती तो भाई सोने का पता नहीं होता, उठने का पता नहीं होता। एक दिन हम भी छुट्टी करते हैं अपने बच्चों को, जैसे ही होता है ना। तो ये एक प्रोबेबल टाइम है जहां पर बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केस होते हैं। मोर हार्ट अटैक हैपन ऑन ए मंडे देन एनी अदर डे ऑफ वीक, क्योंकि हमारा संडे गड़बड़ कर देता है, इसलिए मैं आपको संडे को छुट्टी नहीं देता हूं, है ना। तो मोर हार्ट अटैक हैपन ऑन ए मंडे देन एनी अदर डे ऑफ द वीक, बिकॉज संडे जो है रेस्टिंग डे होता है। और रिजल्टिंग मंडे को सुबह सुबह आप कहेंगे, संडे को शाम को तो बहुत अच्छे से सोए थे, सुबह जब चाय लेके गए, दरवाजा खटखटाया तो आवाज नहीं आई, और आवाज नहीं आई तो फिर दरवाजा तोड़ना पड़ा, देखा तो थे ही नहीं, क्योंकि वो संडे को सैटरडे को शाम को खा पी के सोए बढ़िया, और भगवान के प्यारे हो गए। ये कहानियां बाद में याद की जाती है, पहले कोई नहीं पूछता, प्लीज आई डाउन। और टाइम का पूछना, मोस्ट कॉमन टाइम, हाँ पता चला आज से बच्चे रात को लेट सोना बंद कर दें। 2 to 4 AM रात को, जहां आप चाह करके भी नहीं जग सकते, ध्यान रखना, 2 से 4 बजे, है ना। अलार्म लगा लेना आज से 2 to 4 AM। यहां पर आप है ना डीप स्लीप पे होते हो, कराटे मारने वाले कराटे मारते हैं, डीप स्लीप कैन डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑब्स्ट्रक्टेड। मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ हार्ट अटैक 2 to 4 AM। निकलिया, मोस्ट कॉमन टाइम है 2 to 4 AM मेंशन कर देना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो ऐसे चलता है और काफी स्पीड होता है, और जब आप डीप स्लीप होते हो तो आपका ब्लड फ्लो ऐसे चलता है। डिफरेंस देखिएगा। अभी जैसे आपको ना फर्स्ट स्टेयर से ऊपर वाले स्टेयर पे आते हैं ना अपन, और कुछ बच्चे ऐसे चढ़ते हैं सहारा ले लेके, मैं देखता हूँ कभी कैमरे में, बीच में थोड़ा रुक जाते हैं, और कुछ बच्चे फास्ट फास्ट चढ़ जाते हैं। आपने ना नी के स्टेमिना को चेक किया करोगे, अभी भी आप जिंदा हो। तो जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो ब्लड फ्लो फास्ट चलता है। और ब्लड फ्लो फास्ट चलने की वजह से यदि कोई ब्लड वेसल्स के अंदर, फैट और लिपिड का डिपोजिशन है, तो फास्ट ब्लड फ्लो की वजह से वो ओपन हो जाता है और ब्लड आगे चला जाता है, क्योंकि आपका जो फोर्स जो है वो ज्यादा है ब्लड का। और जब आप डीप स्लीप में, तो आपके बॉडी में डिमांड भी कम हो जाती है, तो ब्लड धीरे धीरे ऐसे जाता है ऐसे, और छोटा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, रुक जाएगा, तो हार्ट को नहीं मिला, और हार्ट को नहीं मिला तो हार्ट के सेल और टिश्यू डाई हो गए। तो ये वो टाइम है 2 to 4 AM का, और जहां पर प्रोबेबिलिटी जो रहती है कि पेशेंट को हार्ट अटैक होने का रिस्क और ज्यादा होता है। चेंजेस अगर आफ्टर एमआई, अब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, एमआई हुआ है, एमआई होने के बाद वहां ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के बाद सेल और टिश्यूज में क्या चेंजेस आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अंटिल 6 आवर आफ्टर एमआई अपीयर ब्लू और स्वेलोन, ये कहां होगा, साइट ऑफ एमआई, साइट ऑफ एमआई। अब आपको मैंने ब्लड सप्लाई में पढ़ाया था बच्चों, इंफीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, जहां पेशेंट को हार्ट अटैक जिस एरिया में आया है उस साइट पे आप देखोगे प्लूइस और स्वेलोन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। सपोज ये आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा ही होता है ना बच्चों हार्ट, है ना। और किसी पेशेंट को इंफीरियर एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ है एमआई होने की वजह से, तो यहाँ पर जो यहाँ का एरिया है दैट इज गोइंग टू बी प्लूइस और वी कैन से स्वेलोन। ये आपकी ब्लड आर्टरी थी, ये आर्टरी थी जो फर्दर ब्लड लेके जा रही थी, और इसी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। क्या हो गया, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड नहीं गया, ब्लड नहीं गया तो आगे सेल और टिश्यूज में ब्लूइशनेस डेवलप हो जाएगा। ये किसी भी पेशेंट को जब एमआई होता है ना, एमआई होने के नेक्स्ट 6 आवर में ये चेंजेस आपको देखने एग्जाम में पूछते हैं, आफ्टर एमआई विद इन 6 आवर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ब्लूइश और स्वेलोन। अब डेफिनेटली पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ सेल और टिश्यूज डाई होने लगेगा, डाई होने लगेगा, इस एरिया में इंफेक्शन कॉज होगा, तो पेशेंट की डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। आफ्टर 24 to 48 आवर्स इनफैक्ट टर्न ग्रे एंड येलो स्ट्राइक डेवलपिंग न्यूट्रोफिल इन वेट टिश्यू। इवन ऐसा भी आ सकता है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी मोर देन 20,000 सेल पर mm क्यूब, WBC going to be rises up। एक्चुअली क्या होता है, जब आप WBC पढ़ेंगे, WBC तो इन्फेंट में अलग होता है बच्चों, 10,000 to 20,000, ये इन्फेंट का नॉर्मल WBC है। 1 साल के बच्चे की WBC देखोगे तो 10,000 से 20,000 के आसपास नॉर्मल होता है। चिल्ड्रन में थोड़ा वेरी करता है, चिल्ड्रन में देखोगे ये 10,000 to 15,000 सेल पर mm क्यूब। और आप और हम थे अडल्ट 4,000 से 11,000
सेल पर mm क्यूब। ये एज वाइज नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है। एज के साथ साथ डब्ल्यूबीसी वेरी करता है। एक साल के बच्चे की आपको पूछते एग्जाम में कि व्हाट इज द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इन इन्फेंट, तो सब जगह 4000 से 11000 मत लिखना। एक साल के बच्चे की डब्ल्यूबीसी होती है 10000 से 20000, 10000 से 20000, चिल्ड्रन का 10000 टू 15000, अडल्ट का 4000 टू 11। हम अभी किसकी बात करें? अडल्ट की। यहाँ 11000 है, इन्फेक्शन की वजह से बढ़ के ये 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20000। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज डब्ल्यूबीसी राइज आफ्टर एमआई, तो आज तो मैंने 24 आवर्स टू 48 आवर्स लिखा है। कभी कभी डेज पूछते तो आपको लिखना सेकंड डे ऑफ एमआई। डेज पूछते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। कभी कभी पूछते हैं कि कौन से डे, 24 टू 48 आवर्स तो सबको पता है। डे पूछे तो आपको लिखना सेकंड डे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हार्ट अटैक आने के दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। एक और मजे की बात, ये एक वर्ड लिखा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है ना, ये सबसे वो नालायक डब्ल्यूबीसी है। इसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन, जब भी आपके बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी होता है। इनमें न्यूट्रोफिल हमेशा एक्यूट में बढ़ता है, मोनोसाइट क्रॉनिक में बढ़ता है। मोनोसाइट कब बढ़ता है? फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कैन इंक्रीज मोनोसाइट। तो मोनोसाइट हमेशा क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है, और एक्यूट इन्फेक्शन की बात होती है तो कौन बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल। एग्जाम में पूछते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ता है? न्यूट्रोफिल। कौन सा बढ़ता है? और आपसे पूछे क्रॉनिक इन्फेक्शन से मोनोसाइट, क्या लिखोगे? मोनोसाइट। तो एमआई एक्यूट इन्फेक्शन है, और एक्यूट इन्फेक्शन में क्या बढ़ रहा है बच्चों? न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है। तो 6 आवर में क्लोइस और स्वैलन डेवलप होता है। एमआई होने के नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में और कंडीशन सीवियर होता है तो ग्रे, दैट विल बी टर्न ग्रे, और क्या बढ़ जाएगा बच्चों? न्यूट्रोफिल। क्या बढ़ेगा? ओके फाइन। द नेक्स्ट तीसरा चेंजेस आफ्टर 8 टू 10 डेज, ग्रेनुलेशन ऑफ माइक्रोफेजेस डेवलप हो जाता है। मतलब अब आपका वो एरिया लगभग नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे 2 टू 3 मंथ में नेक्रोटिक एरिया डेवलप इनटू द स्कार। स्कार, अब इसके बाद उस एरिया की कोई वापसी की संभावना नहीं है, वो पार्ट दोबारा वर्किंग नहीं हो सकता है। ये एमआई के बाद होने वाले चेंजेस है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी। बाकी आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज राइट डाउन चेंजेस अगर आफ्टर एमआई। 24 टू 48 आवर्स का आगे ब्रैकेट में ना, ऑन द सेकंड डे या ऑन सेकंड डे। ये सभी ने, तो नेक्रोसिस कब होता है? 2 टू 3 मंथ में। ओके फाइन। अब हमने जब हार्ट पढ़ा था, और हार्ट में मैंने 3 ब्लड वेसल्स आपको बताई थी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ऑलमोस्ट ये तीनों जो ब्रांचेस है, ये लगभग टोटल हार्ट का 33% लगभग ब्लड सप्लाई अलग अलग कैरी करता है। 33% ऑलमोस्ट एक ब्लड वेसल जो है टोटल आउट ऑफ 100% 33% हार्ट को ब्लड देता है। अब ये मेन ब्रांचेस के अलावा मैंने कहा था कोलेटरल ब्रांचेस होती है, याद है? कोलेटरल, यदि मेन ब्रांचेस में ब्लड सप्लाई आपका प्रॉपर है और कोलेटरल में नहीं है, तो भी आपको चेस्ट पेन होकर के एमआई के सिम्टम दिखने लगते हैं। और ज्यादातर जो है एक्यूट फेज में कोलेटरल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच में ब्लड सप्लाई रुक गया, तो उसकी वजह से लगभग 33% हार्ट पे ब्लड सप्लाई का इंपैक्ट पड़ेगा, और उस आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से आपके हार्ट में सेल और टिश्यू डैमेज हुए तो भी 33% आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो यू कैन सर्वाइव ऑन 66%। अब आप कितना परसेंटेज पे सर्वाइव करें? 66। उस एरिया में ब्लड कौन ले रहा है? कोलेटरल आर्टरी लेके जा रहा है। अब आपका 66% ब्लड का हार्ट काम कर रहा है, और फिर कोई एक और आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो फिर 33 गया, देन ऑल यू हैव 30 टू 33% आपका हार्ट, तो भी आप जिंदा रह सकते हो। एक और ब्लॉकेज आ गया, फिर 100% गया। ये बताने का पर्पस था, आप विलेजेस में जाओगे गांव में, तो कहते हैं कि अभी तो एक हार्ट अटैक आया, 2 बाकी है, और दूसरा आने के बाद और अलर्ट हो जाते हैं। अब तीसरे में बचने वाले वो हाइपोथेटिकली प्रेडिक्ट करते हैं, बट मेडिकल फील्ड में आने के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली 3 फेज क्यों बोलते हैं। पहला हार्ट अटैक आ गया, दूसरा यदि आ गया ना तो घर वाले बच्चों की शादी वादी की तैयारी कर लेते हैं, उनको पता तीसरा है तो गए, है ना? वो उनका एक हाइपोथेसिस है। बट जब आप मेडिकल प्रोफेशन आते हैं तो लगभग इस तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई करी होती है, एक आर्टरी ब्लॉकेज होता है। तो मैंने ये फेजेस आपको बताया, 2 टू 3 मंथ तक के बाद नेक्रोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस होने के बाद में कोई उम्मीद नहीं। अब आपका हार्ट 60% कर रहा है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन वो भी डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से 70 ml होता है, 50 से 70 ml होता है, वो डिक्रीज होते होते 20%, 25% या 15% पे आ जाता है। फिर 2-4 बाईपास करवा के फिर 25 पे ले आओ, फिर अगली बार कोई चांस की उम्मीद नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बहुत हेल्थी रखना होता है। हार्ट को हेल्थी कैसे रखा जाता है? एक्सरसाइज, और हमेशा खुश है ना। मैं जानना चाहता मेरे बच्चों से कि कैसे हार्ट को खुश रखा जा सकता है। हाँ, एक्चुअली खुश खूब रहेंगे, और ऑयली फैटी ऑयली चाउमीन पता नहीं मोमोज क्या क्या खाते रहेंगे, तो फैटी सब्सटेंस को अवॉइड करना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना है,
मोटापा से अपने आप को बचाना है, हाँ स्ट्रेस से प्रिवेंट करना है, ये सारे कुछ स्ट्रेस के साथ साथ में एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और हार्ट को नहीं मिलता है। हाँ तो ये कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हम नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मेंटेन रखेंगे, अभी तो ऐसे ही मेंटेन है ना। अब आपके सामने ना तो कोई ज्यादा ऐसा बाहर का फूड आता है, ना आप इस स्ट्रगल से मोटे होते हो, फिट एंड फाइन है और पतले जरूर हो सकते हो। 6 महीने के बाद पता चलेगा वेट 10 किलो कम हो गया, पर याद रखना 10 किलो कम तो 70,000 जुड़ रहे हैं, 70,000 ऐड हो रहा है ना। बट जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं ना, तो सीधा वार्ड में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर होता है जोमेटो से, है ना, क्योंकि उस समय हमारे पास एक अच्छा फ्लो होता है, वो भैया कितने चाहिए फोन पे कर दे रहे हैं। उस समय ध्यान रखना, अभी तो आप ध्यान नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। जैसे नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो नए स्टाफ की पार्टी, एसएनओ की पार्टी, एएनएस की पार्टी, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, और फिर एक नया नया शौक होता है नर्सिंग ऑफिसर बने होते, कोई पार्टी मिस कोई कर सकता है क्या, है? उस समय ध्यान रखना हेल्थ का। किसका ध्यान रखोगे? अभी एमएनएस की जो वैकेंसी थी, एमएनएस में क्या होता है, हर 15 ईयर के बाद कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, और 15 साल के बाद कोई मेडिकल हिस्ट्री निकलती तो आपको घर भेज देते हैं। तो वहां फिट रहना मजबूरी है, और यहाँ फिट रहने की कोशिश करनी पड़ती है, तो जरूर ध्यान रखिएगा सितंबर के बाद, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अरे फीलिंग लेना शुरू कर दो नर्सिंग ऑफिसर वाली, अब बनेंगे इसमें क्या शक है, बिल्कुल बनेंगे, बट नहीं मंगाएंगे ऑनलाइन, है। इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर एमआई, एग्जैक्टली इटियोलॉजी में सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। दैट यू कैन सी, ये आपका ब्लड वेसल्स है और ये भी आपका ब्लड वेसल्स है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरी है, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये जो दिख रहा है ये फैट और लिपिड से बच्चों। आपको याद होगा ब्लड वेसल्स की 3 लेयर पढ़ाई थी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। फिर मैंने कहा बीच के खाली एरिया को ल्यूमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमन। और ल्यूमन में आपका ब्लड ट्रेवल करता है। सपोज ये वो आर्टरी है जो आपके हार्ट को ब्लड दे रहा है, जैसे कॉरोनरी आर्टरी, कौन सा आर्टरी, और कॉरोनरी आर्टरी के ल्यूमन में इस तरीके से फैट और लिपिड जमा हो गया। तो फैट और लिपिड जमा होने के बाद में जो आपका प्लेटलेट है वो फैट को देख के आकर्षित होता है। वो क्या करेगा, जैसे ब्लड में ट्रेवल करेगा तो इसको लगेगा कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा है, तो प्लेटलेट भी जाके इसके साथ दोस्ती करेगा, और इस एरिया को नैरो बनाने में भागीदार बन जाएगा, और ल्यूमन और नैरो हो जाएगा। जितना ल्यूमन नैरो हो जाएगा उतना फर्दर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। और हम बात किसकी करें, हार्ट की, तो हार्ट की तरफ जाने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, कौन सा, और ये प्रॉब्लम किसमें हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में। क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में फैट और लिपिड जमा होगा, तो कोरोनरी आर्टरी को हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो सेल और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डाई। इवन माय डियर, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, ये किसी भी आर्टीरियल डिजीज की मैं बात करूं, किसी भी आर्टीरियल डिजीज की मैं बात करूं, तो उसका ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज। फॉर एग्जांपल सीएडी, सीएडी का मोस्ट कॉमन कॉज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, उसका भी ये मोस्ट कॉमन कॉज है। फॉर एग्जांपल एन्युरिज्म, उसका भी ये मोस्ट कॉमन कॉज है। तो आर्टीरियल डिजीज किसी को भी होता है तो वहां सबसे मेन आर्टीरियल डिजीज का कॉज कौन निकलता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। कभी कभी ऐसा भी पूछे कि कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज कौन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या लिखोगे, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एमआई, ये एमसीक्यू बनते हैं बच्चों। एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लीज राइट डाउन। दैट इज योर राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ascending aorta, circumflex artery, anterior descending artery, ये हार्ट की तरफ जाने वाली मेन ब्रांचेस होती है बच्चों। अब इस ब्रांचेस को, राइट साइड को राइट कोरोनरी का, लेफ्ट साइड को लेफ्ट कोरोनरी का, और राइट कोरोनरी आर्टरी में फैट का और लिपिड का डिपोजिशन हुआ, इसको हमने कह दिया एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा, फर्दर आने वाली ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो पेशेंट के सेल और टिश्यू डाई हो जाएंगे। तो आपको याद कैसे रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीएडी तो आपको लिखना है एथेरो, और मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एमआई कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉन्सेप्ट क्लियर दोनों, कोरोनरी आर्टरी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, और कोरोनरी आर्टरी किसका मोस्ट कॉमन कॉज है, क्लियर एवरीवन, ओके फाइन। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज में एक तो ब्लड क्लॉट हो सकता है या लिपिड का जमा होना हो सकता है, इसको भी ऐड करना कि आर्टरी में कॉमनली कौन कौन से ब्लॉकेज डेथ होता है। तो मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज में थ्रोम्बस और लिपिड, इसके अलावा नेक्स्ट कॉज एनीमिया, एनीमिया, डिक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसी, रिजल्टिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी इज कॉल्ड एनीमिया। आरबीसी का प्रोटेक्शन कम होगा, आरबीसी का प्रोटेक्शन कम होगा तो डेफिनेटली O2 कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, O2 कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, दैट इज कॉल्ड, कभी मत कहना एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज हीमोग्लोबिन काउंट। जैसे आरबीसी का प्रोटेक्शन डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, और आरबीसी कम जाएगा हीमोग्लोबिन कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा। क्यों, क्योंकि आरबीसी जब ब्रेक होता है बच्चों तो आपके हीमोग्लोबिन बनता है, क्या बनता है, और हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स हिम के होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स ग्लोबिन के होते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, ग्लोबिन के होते हैं, और ये 4 जो हिम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, और ग्लोबिन वाले कैरी करते हैं CO2। इसका मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, कौन करता है, मैंने कहा आरबीसी जब ब्रेक डाउन होता है, सबको पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, 120 डेज के बाद आरबीसी ब्रोकन डाउन हो रहा है तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन में 4 हिम मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिम मॉलिक्यूल्स किसको कैरी करते हैं,
और ग्लोबिन मॉलिक्यूल किसको कैरी करते हैं? CO2। तो डेफिनेटली एनीमिया में आरबीसी का प्रोटेक्शन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन कैरी कम होगा, ऑक्सीजन कैरी कम होगा तो हार्ट को मिलने वाले ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, और कम होगा तो पेशेंट का सेल और टिश्यू डाई हो जाएगा। तो एनीमिया आल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पांसिबल कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके अलावा हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, सीवियर स्ट्रेस ऑन द हार्ट इन प्रेशर ऑफ एनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कभी-कभी हार्ट के ऊपर यदि ज्यादा प्रेशर आता है और वो प्रेशर यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे आर्टरी पे आ रहा है तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकता है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो ये याद रखना, प्रेशर ऑन हार्ट, प्रेशर ऑन हार्ट, severe stress on the heart in a pressure of any coronary artery disease can cause decreased blood supply to the heart and resulting death of the cell or tissue. So which is the most common cause of MI? CAD. Most common cause of MI or most common cause of CAD? Atherosclerosis. आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया। 2 से 3 MCQ सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं।